हेलो नमस्कार। वेलकम टू आरजी टॉक्स। आज हम आए हैं फिर से एक नए एपिसोड को लेकर। और आज के जो मेहमान, आज के जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके बारे में मैं क्या क्या बताऊं आपको, बिकॉज ही इज़ अ बंडल ऑफ टैलेंट एंड ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर आनंद जायसवाल, हु इज़ अ एस्थेटिक डॉक्टर. He is a great gym franchisee owner. He is a certified government fitness trainer. He has a passion of vlogging and he is a super biker. So इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. So let us welcome him. And sir, we have a great pleasure and honor to welcome to RG Talks. तो सर सीधे सीधे हम सवाल पर आएंगे, बिल्कुल। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं आपके बारे में हमको जानना है. हमारे व्यूअर्स एक्साइटेड हैं आज जानने के लिए कि ये इतनी सारी चीज़ें सर ये कैसे आप करते हैं. आई डोंट नो, मतलब ये इतनी मल्टीपल चीज़ें मैनेज करना अपने आप में, बिकॉज आई वुड से कि मल्टीटास्किंग इज़ अ बिग कल्ट टू डू. एग्जैक्टली। सो यस, ऑफ कोर्स हम लोग आपके साथ एक एपिसोड तो हमारा मन नहीं भरने वाला है. सो वी वुड डेफिनेटली कम बैक विथ वन मोर, बट लेट अस फोकस ऑन दिस वन. सो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप जिम फ्रेंचाइजी ओनर है, यू आर अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, यू आर अ ब्लॉगर. सर आप क्या क्या करते हैं? तो इसके बारे में सबसे पहले मेरा सवाल तो फिटनेस के साथ ही शुरू होगा, बिकॉज दैट इज द एवरी नीडेड थिंग राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिटनेस के बारे में अगर बात करें सर, तो आपका जो फिटनेस के प्रति जो लगाव है, जो पैशन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? फिटनेस के बारे में मतलब पहली बार अगर मैं बताऊँ तो 2000 में ऋतिक रोशन को मैंने देखा था। वाह, और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि हाँ मुझे इसकी तरह फिजिक बनानी है एट वो द टाइम। नाम, दैट नेम जस्ट टेक्स द हार्ट अवे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो एक ही रीज़न था जहाँ पे मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था। ओके. और जिम उस वक्त आई गेस सिडको में था मैं, जो कि काफ़ी लोकल एरिया है, वहाँ पे बहुत ही छोटा सा जिम था। वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। एट द टाइम आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मसल क्या होते हैं, कैसा करना होता है। आई थिंक मैं उस वक्त 12th में था, तो ओके. कुछ आइडिया नहीं था। उस वेरी वक्त नेम. मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी किए हैं। बिल्कुल. बट जैसे ही मैं पूसद में गया जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ रिगार्डिंग डॉक्टर, तो वहाँ पे फिर हमें जिम बहुत प्रॉपर मिली। और वहाँ से फिर एक मेरा जो जर्नी है बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ता गया। तो आई गेस मैं बोल सकता हूँ लगभग 15-20 साल हो रहे होंगे मुझे वाओ. फिटनेस में रहते सर हुए। तो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है. यू स्टार्टेड, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ. तो सर फिटनेस इंडस्ट्री जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है दिन ब दिन, तो इसमें हम ये बोलेंगे, क्या ये बोलना सही है कि फिटनेस जो है ये सिर्फ लुक्स के प्रति रह गया है? क्या लोग सिर्फ लुक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या वाकई में हेल्थ को लेकर कंसर्न है? बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें आती है तो उतनी ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है. आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ लुक्स के मामले में है। क्योंकि देखा जाए तो आई थिंक अगर कोई बंदा जिम में जा रहा है तो वो वर्कआउट करेगा। अब ठीक है, 1-2 महीना उसे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम में जा रहा है तो 1-2 महीना रिजल्ट नहीं आएगा, बट फ्यूचर में कभी ना कभी उसे रिजल्ट आना ही है। बिल्कुल. अगर रिजल्ट आएगा तो उसका लुक्स अच्छा होगा ही होगा। या एंड डेफिनेटली. वन ऑफ द मेजर थिंग, अगर हम यहाँ से 20 साल पहले जाते तो उस वक्त सोशल मीडिया का ट्रेंड इतना नहीं था, आज है। आज तो है. इस वजह से सबको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ लुक्स के मामले में रहेगा कैसी। अगर आपके पास कुछ चीज़ है जो आप शो ऑफ कर सकते हो, अगर आप कोई नई कार लेते हो, नया घर लेते हो, राइट. डेफिनेटली शो ऑफ करोगे। बिल्कुल. और ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपके पास बहुत ही यूनिक फिजिक है। यस. ये तो बहुत ही मतलब इसको कोई चैलेंज है ही नहीं, तो डेफिनेटली हर कोई शो करना चाहेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ अभी लुक्स के मामले में ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स वेरी ट्रू सर. और सर, एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया पहले नहीं था, बट अब जिस तरीके से बढ़ रहा है, द अमाउंट ऑफ क्रेज अटैच टू इट, कुछ अच्छी चीज़ें तो होती है, ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, पर उसके शायद कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. या हम, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, आई कैन से कि तो कुछ मिस गाइडेंस भी हो सकता है. तो हम देखते हैं कि इतने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो क्या इनको किस तरीके के लोगों को फॉलो करना चाहिए? ये जो बताते हैं, क्या ये 100% सही है, या फिर इसमें कुछ गलत भी हो सकता है? तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का जो ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ही बोलेंगे, बिकॉज ये चीज़ एग्जैक्टली। जो है बहुत मैसिव वे में बढ़ती जा रही है. तो सर इस पर क्या बताएं फिर आप?
सवाल यह है कि हमें किससे फॉलो करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सच में वो पर्सन वेल नॉलेजेबल पर्सन है, सर्टिफाइड है, ये हमें देखना होगा। आजकल क्या हो रहा है ना, जितने भी जिम्स है वहाँ पे कोई भी पर्सन 1-2 महीना वर्कआउट करके आ जाता है, सर मुझे भी ट्रेनर बनना है, ऐसे नहीं होता है। उनको किसी चीज़ का नॉलेज है नहीं, तो आप आपका करियर पूरी तरह से ख़राब कर रहे हो। तो बिल्कुल। आपको पहले ये देखना होगा कि वो नॉलेज सच में प्रॉपरली है। अगर है देन यू जस्ट गो अहेड, फॉलो कीजिए उनके अच्छे वाले जो भी चीज़ें होती है उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज क्लिपिंग जो भी क्रिंज बनाते उसको फॉलो करने का कोई सेंस नहीं बनता सेंस है। नहीं बनता है, राइट। और हम लोग कई दफ़े हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ है लाइक चाइना, जापान, यहाँ पे तो वाकई में इंस्टाग्राम या अलग अलग हैंडल्स पे इस तरीके से उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया है कि जो लोग क्वालिफाइड है वो अपनी सर्टिफिकेशंस प्रेजेंट करे और उसी के बाद उनको एक मिलेगा, एक जैसे अथॉरिटी मिलेगी टू गिव To द give, नॉलेज yes, आउट yes, एज ए to run their इन्फ्लुएंसर। channel. हाँ, I तो understand, सर yes. आपको लगता है फिर ये इंडिया में भी होना आई चाहिए? थिंक इंडिया में हुआ भी था। मेरे 2-3 क्लाइंट्स थे जिनका चैनल था, Okay. चैनल आई गेस इंस्टाग्राम का जो भी हैंडल वो Okay, हैंडल करते, okay. वो बैन हो गया। बस उन्होंने कुछ 2-3 वीडियोस डाल दिए कि इस तरह से आप शोल्डर प्रेस करो, ये करो, बट वो बैन हो गया। Okay. उसके बाद में पता नहीं क्यों एक्शन नहीं लिया गया। बट टू बी फ्रैंक, आपने ये बात सही उठाई है कि हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिया में इतने अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मेरे प्रोफेशन को देखा जाए तो एक मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप स्केड्यूल एच जो ड्रग्स है ये इजीली नहीं दे सकते हो, आपको बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है सही डॉक्टर होता का। है। जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है बहुत इजीली उसको कैच कर लेते हैं। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जो भी जिम्स है इन पे भी वैसे ही रूल्स है, बट वो फॉलो नहीं किए जाते। ये किए सबसे जाते बड़ी हैं। दिक्कत वाली बात है। नहीं, तो वो बिल्कुल रूल्स फॉलो होने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और जैसे आपने कहा कोई सर्टेन ड्रग्स होते हैं, सर हम तो ड्रग्स की बात तो बाद में करेंगे, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होते हैं या जो कुछ भी होते हैं, बट फूड इंडस्ट्री का जो एक मेरे दिल में सवाल है कि जिस तरीके से हम लोग बेसिक चीज़ों की बात करते हैं लाइक पनीर एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी चीज़ें, तो आजकल इतने ह्यूज अमाउंट में इसका जो है अडल्ट्री फूड का जो है वो किया जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है कि लोगों को इस तरीके से करप्ट हो रहा है ये फूड इंडस्ट्री का मार्केट कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पनीर इज बीइंग सीन कि ये अडल्ट्री मोड में इसको केमिकल फॉर्म में बनाया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। पता नहीं एवरी एंड एवरी ब्रांड पैकेज फूड्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे, पर सर ये जो सिनारियो चल रहा है इस पे आपका क्या विचार है? फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फूड इंडस्ट्री में ये होता है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी हमको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ये फूड है ना? खाना चाहिए, हाँ, वो कि फूड खाना चाहिए। ये फूड जो है ये अडल्ट्रेटेड पाया गया है। जैसे हम कई सारे ब्रांड्स हैं उनका हम नाम नहीं लेंगे, बट आप लोग अदर जॉइंट्स है बाहर की अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्व करते हैं, पर इंडिया में जब इनकी फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI से जब इनको चेक किया गया, तो इनको इनके जो खाने की चीज़ें है या जो भी चीज़ें पनीर है या वट एवर इट इज़, इसमें बहुत हाई मात्रा में कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है। तो ये चीज़ के ऊपर आपका क्या टेक रहेगा कि इसके बारे में आप कुछ अवेयरनेस देना चाहेंगे? देखो, अवेयरनेस मैं चाहे कितना भी दे दूँ, अगर आपको वो सही तरीके से मिल नहीं रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, जो भी प्रॉपर देसी तरीके से बनाए जाते हो उसको ले सकते हो। ये एक ही वे है आपके पास। अदरवाइज आप किसी स्टेशनरी पे जा रहे हो, कहीं से कुछ ले रहे हो, कोई फूड सप्लीमेंट स्टोर से ले रहे हो, तो आप कहाँ उसे इतना देखते बैठोगे कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं। हर बार आप वो जो आयोडीन टेस्ट है वो नहीं कर पाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब आप अपना नसीब लेके चलते हो। ये बात तो है। अच्छी बात लग गई हाथ में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज नो चांस। बिकॉज आज जैसे हम लोग एक पेस्टिसाइड की दुनिया से घिरे पड़े हैं। Exactly. बेसिक सब्जी, बेसिक फ्रूट्स, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें डेली लाइफ में लगती है। इवन इसके साथ में भी किस तरीके की अडल्ट्री की जाती है। अडल्ट्री यानी पेस्टिसाइड डालकर ही सब्जी बन रही उग रही है, उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो उसी की तरीके से हो रहा है। तो सर इस पर हम क्या कर पाएंगे? लाइक हम करने से ज़्यादा जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर सी बात है। आप कब तक उस चीज़ को डेली टैकल करते जाओगे कि हाँ ये चीज़ इतनी प्योर होगी तो ही मैं लूँगा? आपके पास क्या इतना टाइम है? नहीं है। तो आप 1-2 दिन कर सकते हो, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस। इंडिया में तो कुछ ऑप्शन नहीं है जब तक ये पूरा जो भी स्टेप है ऊपर से लेके नीचे तक क्लियर आउट नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते अकेले।
वही तो है, क्योंकि हम जैसे फिटनेस, हमने फूड के बारे में इसलिए हमने सवाल किया क्योंकि हम देखते हैं कि भाई बेसिकली 20 to 30% इज योर वर्कआउट, बट 70 to 80% इज द फ्यूल यू पुट इन योर एग्जैक्टली बॉडी। एग्जैक्टली। वो चीज आप तो डाइटरी। 20 बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ 10% वर्कआउट, 90% डाइट का कमाल होता है। तो ये आप तो चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं हो पाएगा। नथिंग तो नथिंग, सर, कुछ एज कुछ अ नहीं होगा। फिटनेस ट्रेनर एंड यू आर अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड पर्सन, तो वही सबसे बड़ा एक डरावना सिनारियो बनता जा रहा है इंडिया में कि इस तरीके की फूड अडल्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों के चलते क्या डाइट सिनारियो होगा अगर आज टुडे नाउ इन 2026 वी आर फेसिंग दिस कमिंग 5 years। ऑलरेडी हमने इस चैनल पे कई सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं, उनके साथ में भी हमने बात किया। तो सब लोगों का वही था कि इंडिया इज बिकमिंग अ ओबेसिटी एपिडेमिक बनता जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक बात है। बिकॉज ये ओबेसिटी जो है, आप खुद फिटनेस से है जुड़े हुए, तो आप भी ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं देखने वालों को भी कि भाई ओबेसिटी को राइट वे में, राइट टाइमिंग में कैसे कंट्रोल करना चाहिए। देखो, ओबेसिटी का मेन रीज़न तो इंडिया में है आपकी लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। यहाँ से 20 साल पहले आप चले जाओ, आपके लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। आपके पास जितना भी घर के आप काम किया करते थे, सारे खुद करना पड़ता था। आज हर चीज़ के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स है। यू हैव वॉशिंग मशीन्स, यू हैव आई थिंक सबसे बड़ा डिश इक्विपमेंट क्लीनर तो है, मेड्स है। यस मेड है आपके पास। आपका ये बोलना है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी नहीं है। सही बात है। सेकेंड थिंग, आपके लिए फूड बहुत ही मतलब मार्केट वाला, बाहर वाला फास्ट फूड जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। उस समय देखा जाए तो टाइम की वैल्यू उतनी थी। आज टाइम की, सॉरी, उस समय पैसों की वैल्यू ज़्यादा थी, आज टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। करेक्ट। कोई भी पर्सन अगर आज जॉब कर रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, मैं जाके थोड़ा सा अच्छा हेल्दी 2 मिनट में जोमेटो स्विगी कर लेगा। क्या मिलेगा जोमेटो स्विगी पे? हेल्दी फूड तो मिलने से रहा। सेकेंड थिंग, बिल्कुल। अगर आप हेल्दी फूड की तरफ जाते भी हो तो वो क्या सच में अच्छे वे में कुक किया गया है, आपको कोई गारंटी नहीं है। क्या उसका तो ऑयल कितने प्रॉपर तरीके से दोबारा यूज़ किया है, नहीं किया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक बिल्कुल आप ये लाइफस्टाइल आपका चेंज नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं आपको कहीं होगा। 2 कदम की दूरी पे भी जाना है, आप पैदल नहीं जा रहे हो। सही बात है। आज रैपिडो बुक कर रहे हो, आप चले जा रहे हो, या बिल्कुल। फिर आप सेल्फ स्टार्ट कर लिया, आप बाइक से चले जा रहे हो। ये पुराने ज़माने में था नहीं। हाँ नहीं। ये डिफरेंस आ चुका है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सर। और जैसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो सर ये भी एक चीज़ है बड़ी मैं इसे कहूँ सिली है या आई डोंट नो क्या है, पर लोगों को एक बड़ा सा होता है ना, खास करके ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि लोग जैसे ही 1 जनवरी आता है ना, तो हम जिम लोग, ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो हम जिम ज्वाइन करेंगे, रेजोल्यूशन बनाएंगे, ये एग्जैक्टली। वो फलाना डमका। तो सर 90 days में ही क्विट कर जाते हैं। तो इसका आप इस फील्ड में इतने ओके। सालों से है, तो इस पर ये बहुत मतलब इस पर बहुत सारी मीम्स भी बन जाती हैं, इस पर बहुत फनी इस कमेंट्स पे भी एक फनी, होते हैं। एक सच्ची घटना भी आपको बताता हूँ क्या होता है। हाँ। देखो, आपने तो 90 डेज बोल दिया, मैं तो 9 डेज कंसिडर करता हूँ। 9 डेज मोर देन इनफ। 9 days। इससे 9 डेज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा इनका मोटिवेशन टिकता नहीं है। ओ क्लियर सी गॉड, बात है। और ये इन्हीं तो लोगों की बहुत वजह ही से हमारी कमेंट जिम है। चलती है। भगवान करे इससे लोग आते रहे, हमारी जिम चलते रहे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक फ़नी बात इनके बारे में बताता हूँ। इनका माइंडसेट में अगर आता है कि मान लो वीकेंड में ट्यूसडे वेंसडे को अगर इनका माइंडसेट बन गया कि जिम ज्वाइन करना है, ओके। तो ये उस दिन जिम नहीं जाएंगे। ये डिसाइड करेंगे कि मंडे से जाते हैं, क्योंकि सैटरडे बीच में आ रहा हाँ है, वो सैटरडे बात है, एंजॉय करना हाँ, है, कि हम खा पी संडे के। छुट्टी करते हैं, करेक्ट। तो फिर जिम बंद रहेगा। फिर हाँ। 3 दिन हम क्यों वेस्ट करें, मंडे से जाते हैं। 3 दिन हम इनका वेस्ट मोटिवेशन, करें। एग्जैक्टली, इनका मोटिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यही चीज अगर वीकेंड इनका मंथ के बीच में आ रहा है, मान लो 15-20 तारीख के आसपास आ रहा है, तो ये हाँ पूरा मंथ छोड़ देंगे। हाँ ये बोलते ठीक है ना, हम अगले महीने जाएंगे, 1 तारीख से जाएंगे। 1 तारीख जो है आपने कहा कि 1 Jan से, तो चाहे वो 1 तारीख कोई भी हो, वहां से जाएंगे। और अगर यही 1 तारीख ईयर के एंड में आ रही है, अक्टूबर नवंबर में आ हाँ रही है, तो ये हाँ 3 महीने छोड़ देते हैं। 1 Jan हम 2026 से जाएंगे या हाँ 2027 से जाएंगे। हाँ, मगर इनका हम लोग, मोटिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 90 डेज क्या ही टिकेंगे। ओह गॉड। वन ऑफ द मेजर थिंग है, आपका मोटिवेशन है, आप जाओ वहाँ पे, आप एडमिशन करो और जिम स्टार्ट करो, फिर उसे डिसिप्लिन में कंटिन्यू करो। राइट। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला कुछ है। नहीं अब होने आपके पास पेशेंस ही नहीं है। और होता क्या है ना, लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी है कि हम जिम चले गए, 7 डेज 10 डेज किया, कुछ तो चेंज क्या हो जाएगा लाइफ में। पहली बार आप जिम जा रहे हो, 10 दिन तो आपको यूज टू होने लग रहा है,
15 से 20 दिन आपको मशीन समझने में लग रहा है, आई गेस ज़्यादा 1 महीना लगेगा। बिल्कुल 1 महीने के बाद आपका फॉर्म एंड टेक्निक सही होगा। अगर आपने ट्रेनर्स नहीं लगाया तो, अगर ट्रेनर्स लगा रहे तो ठीक है, हो जाएगा। हाँ कम से कम 2 महीने तो आपको लगेंगे, आपके मसल वियर एंड टीयर होगा, यस फिर यस वो यस अच्छे शेप में आएगा। तो आज पेशेंस है ही नहीं। ये सेम थिंग मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मैं जब इनको बोलता हूँ कि सर 10 सेशन लगेंगे आपका मेलाज्मा या फिर एक्ने स्कार्स कम होने के लिए, तो एक सेशन में उनका क्वेश्चन, सर कुछ तो फर्क पड़े। अरे कुछ तो कहाँ से पड़ेगा यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। अब जब हम उन्हें बोलते कि सर एक ही सेशन हुआ है, आगे कंटिन्यू कीजिए, राइट राइट अगला इनका जवाब ये होता है कि सर कुछ तो फर्क पड़ता ना तो मैं कंटिन्यू करता, कुछ नहीं पड़ रहा है इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम क्या रिजल्ट देंगे। लैक ऑफ पेशेंस एग्जैक्टली, पेशेंस ही नहीं है आज के टाइम में। लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेशेंस नहीं है। बिल्कुल सबको सेम इंस्टेंट चाहिए, एक स्विगी के इंस्टेंट क्लिक की चाहिए। तरह, बिल्कुल कि हाँ यस ठीक है क्लिक किया आ गया काम खत्म। यस। और दूसरी बात ये कि डिसिप्लिन होना चाहिए। यस आपने यस ठीक है मोटिवेशन आ गया, आप आ गए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसका भी एक फनी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मंडे के दिन आपको क्राउड बहुत दिखेगा, ट्यूसडे के दिन और थोड़ा कम हो जाएगा, ये ऐसे पूरा ड्रॉप डाउन होते जाता है सैटरडे तक। सैटरडे जब मैं जिम में जाता हूँ वर्कआउट के लिए, तो आई वाज लाइक क्या हो गया, मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ। मैं मैनेजर को पूछता हूँ भाई क्या हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या एडमिशन कहाँ है? बोलते सर सैटरडे। मैं कहा ठीक है सैटरडे, इट्स ओके। ऐसी हालत है जिम की, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ना वीकेंड है, हाँ छोड़ देते हैं। मीन्स लोगों को ब्लेम करना बहुत आसान दिखता है, बहुत बिकॉज आसान। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं नहीं नहीं मेरा तो ये हो गया, मेरा इस वजह से नहीं हुआ, पर अकाउंटेबिलिटी लेने में लोग पीछे पड़ एग्जैक्टली, जाते हैं, कम। टाइम नहीं है, हाँ मेरे पास टाइम ही नहीं कहाँ है। जाए, सुबह उठना ठीक है मैं समझ सकता हूँ, आज लेट नाइट सभी को जागना पड़ता है, ठीक है। हाँ सोशल मीडिया आप 1-2 घंटा स्क्रॉल कर ले तो मॉर्निंग मत जाओ, इवनिंग चले जाओ। आप 45 मिनट्स नहीं दे सकते हो खुद के लिए, तो फिर क्या ही बताया अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए। और इसके अलावा सर एक अगर फिजिक की बात करें, फिटनेस के रिलेटेड बात करें, तो इसमें भी एक सवाल है कि नेचुरली लोगों को बड़ा एक वो हो गया है, आई डोंट नो इसे सही कहूँ या गलत, ही तो आप ही बताएं, कि हमें नहीं, हमें नेचुरली अपना एक फिटनेस बनाना है, फिजिक बनाना है, अच्छा बॉडी भी चाहिए, पर सर नेचुरल बताओ। तो सर ये जो टर्म है, ओके, अब ये नेचुरल आप कैसे कंसिडर कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेचुरल इन लोगों का ऐसा कंसिडर करना है कि नहीं हमें सप्लीमेंट नहीं लेना है, तो ये अलग कंसेप्ट हुआ। और अगर एनाबॉलिक की बात करें, ये थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव हो जाएगा। हाँ अगर एनाबॉलिक की बात नहीं, पर करें तो एक ये बार जानना तो जरूरी है एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली दोनों टर्म्स मैं आपको बताता हूँ, दोनों टर्म्स, क्योंकि लोगों में उतना अवेयरनेस अभी नहीं है। उनके हिसाब से अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो ये भी एनाबॉलिक या फिर स्टीरॉइड है। पहली बात तो इसे समझना होगा, प्रोटीन कोई एनाबॉलिक या स्टीरॉइड नहीं है, करेक्ट, ये इसेंशियल से जो आपके बॉडी को लगते बिल्कुल, हैं। ये और तो इंडिया इट्स ऑलरेडी अ प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंडिया ऑलरेडी प्रोटीन डिफिशिएंट है, सभी को पता है। यूजुअली मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो 0.5 mg पर केजी पर डे लगता है, दैट्स राइट। जो कि होता ही नहीं है। अगर आप 60 kg वेट आपका है तो आपको 30 ग्राम लग रहा है, जो आप लेते ही नहीं हो, हार्डली एट 7 to 8 ग्राम, 10 ग्राम जाता होगा, इससे ज़्यादा जाता इससे नहीं है। ज्यादा जाता तो है। सप्लीमेंट तो लगेगा ही। तो अगर आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हो देन इट्स नेचुरल, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, इट्स नेचुरल, टोटली नेचुरल। आपको एक एज के बाद मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन ई लेना ही होगा, ये हमें समझना होगा। बिल्कुल, आप जैसे ही 30 क्रॉस करते हो ये मैंडेटरी होता है। यस यस हाँ, यस। अगर आप एनाबॉलिक की बात कर रहे हो देन आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ अब ये किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये भी एक अलग कंसेप्ट हो गया। इफ ओके, यू आर ओके, मैं नहीं नहीं बिल्कुल सर, आई एम वेटिंग टू हियर। ये बहुत लोगों ओके के तरफ से हमको आता भी है प्रश्न कि भाई हमको नेचुरल ही जाना है, तो मैंने मतलब आप चाहते क्या हो? जैसे मैं तो उनको कई बार थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, आप नेचुरल की बात कर रहे हो, अब आप मुझे बताइए, आप दातून इस्तेमाल करते हो, यू यूजिंग अ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, इज इट पॉसिबल? अपडेट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वही मेरा दैट्स सवाल दैट्स है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नेचुरल मतलब आप प्रोटीन वगैरह को नेचुरल मत लीजिए। जो भी हाँ अभी व्यूअर्स है इन्हें ये समझना होगा हाँ कि आप इस चीज़ को नेचुरल, ये भी नेचुरल ही है ये और ये मैंडेटरी है, क्योंकि बिल्कुल आप आपके मसल को वियर एंड टीयर कर रहे हो, ये तो मैंडेटरी है। सही बात है। और रही बात एनाबॉलिक की, तो पहले ये सवाल खुद से पूछो कि क्या आपको सच में आपका करियर बॉडी बिल्डिंग में बनाना है या आपका पैशन है। अगर आपको स्टेज पे जाना है देन यू शुड गो फॉर एनाबॉलिक। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यस यस यस, कोई भी यही बोलेगा कि आप सजेस्ट करो, बट टू बी फ्रैंक ह्यूमन बॉडी बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी ही नहीं है। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना होता ही नहीं है,
तो हमें कहीं ना कहीं उसको पुश करना होता है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मुझे भी लेना है। इसके साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हर कोई ले रहा है, उसे तो नहीं हुआ, उसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं होगा। क्या पता 1% में आप हो। आपको क्यों अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना है? अगर आपको स्टेज पे जाना ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? और वन ऑफ द मेजर थिंग, अगर कोई पर्सन स्टेज पे जा रहा है तो वो प्रॉपर गाइडेंस जाता है, उसके पास प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियंस होते हैं, वो उसे एग्जैक्टली एंटायर टीम होती है। हर वीक में उसका पूरा ब्लड ग्रुप लिया जाता है, पूरे टेस्ट होते हैं, तब जाके कहाँ वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझना होगा लोगों को। आजकल क्या हो रहा है ना, हर जिम में बहुत इजीली अवेलेबिलिटी हो जा रही है। सो कॉल्ड ट्रेनर्स जो है जिनको कुछ नहीं पता कि सर ये ले लो, हो जाओगे, लीन हो जाओगे, सिक्स पैक एप्स आ जाएंगे, लेकिन वो सिक्स पैक बाद में कितना बड़ा पैक लेके आएंगे ये नहीं समझ रहा है लोगों यस को। यस यस एक्चुअली ये चीज़ पर अवेयरनेस होनी भी चाहिए सर, बिकॉज लोग यही कंसिडर करते हैं, वो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को मिक्स कर देते थे। नहीं हमारे साथ यहाँ बुरा हुआ मतलब सब जगह बुरा हुआ, सब जगह बुरा। दैट इज द मेंटल हैरेसमेंट पीपल फेस एंड देन दे मेक अप अजम्पशंस कि हाँ हमारे साथ तो ये चीज़ हो रही है, मतलब सब जगह यही सब काम जगह चलता है, यही बट इट्स नॉट द सिनारियो, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट सर? तो ये बात तो सही है, पर एक फिर हम कहें कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज की बात करें, जैसे अभी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना ही है, तो ये मिसलीडिंग होती है कई दफ़े, क्या आपको ऐसा फील होता है? इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको ले रहे हो। अब मैं इसे मिसलीडिंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ठीक है आप उसको देख के मोटिवेट हो रहे हो, जिम जा रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर आपको कोई है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि हाँ 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पहली बात 3 महीने में होता नहीं है, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स धड़ाले से बोल देते हैं कि हाँ एनाबॉलिक ले लो। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको कैसा ले रहे हो। देखिए सत विवेक बुद्धि ना आपके पास भी दी है भगवान ने, तो आपको सोचना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़। पेपर तो पढ़ा हुआ है ना, आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझेगा ये सही है कि गलत है। गलत लग रहा है तो छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो जिस पर्सन को समझता है उसको पूछ लो क्या ये सही है, वो बोलेगा तो आगे बढ़ जाना, अदरवाइज छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। तो सर इसमें एक और एक सब क्वेरी इसके साथ में जुड़कर ये आता है कि कमिंग टू वुमेन्स हेल्थ, तो हम लोग जैसे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या पोस्ट प्रेगनेंसी खास करके, अगर मे बी आपके पास कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया हो तो वी वुड लाइक टू हियर ऑन दैट, कि लेडीज के लिए कैसे ऑन वुमेन्स हेल्थ हम लोगों ने जैसे हम कई बार है ना, लेडीज ऐसी होती हैं कि बड़ी इमोशनल साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो उनका ये होता है कि वो सेलिब्रिटी, टीवी स्टार, आई डोंट नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनको भी फॉलो हम करते हैं, तो उनको देख के हम लोग अंधाधुन इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी बेबी इधर पकड़ी है मगर अपने आप को 10 kgs 14 kgs 15 kgs आई एम डाउन विद इन 1 month, विद इन 2 months। तो सर ये वाली चीज़ पर आप कुछ गाइडेंस देंगे प्लीज़? देखो पहली बात ये है कि आपको आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट होता है, वो खुद प्रेग्नेंट होते ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? IVF, नो 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 नो, सरोगेट, सरोगेसी। हमें ये पता ही नहीं है कि वो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। कई बार, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हो रहा है अभी ये, कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण भी प्रेग्नेंट नहीं थी, उन्होंने वो टमी क्या यूज़ किया था सिर्फ शो करने के लिए। ओके, तो हमें नहीं पता ना कि सच में, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है, वो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को छुपा सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि सच में वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर 2 से 1.5 महीने में ऐसा कुछ मैजिक होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप सर्जिकल ऑपरेशन कर लो। इट इज़ पॉसिबल, बट आफ्टर प्रेगनेंसी इमीडिएट 2 से 2.5 महीने में कोई भी डॉक्टर, आई डोंट थिंक सो कि सर्जरी पॉसिबल है, या फिर तो यहाँ पे भी इतना वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, ये आपको ऐसा लगता बिकॉज है? ऑलरेडी देखा जाए तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है, और आप सडनली इतना एग्रेसिव चीज़ें पे नहीं जा कर सकते हो। सकते, राइट राइट राइट। लेकिन ये पॉसिबल है, आफ्टर जस्ट 1 ईयर डेफिनेटली आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास आई थिंक एक पेशेंट थे जो अभी पुणे में रहते हैं, उन्होंने खुद को बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्म किया। आई थिंक उनका एज अभी 35 समथिंग है, बट एब्सोल्युटली फंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। हार्डली कोई गेस कर पाएगा कि वो 25 के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो सर जैसे एक हम कहेंगे कि आप एक सक्सेसफुल जिम ओनर भी है, आप एक इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो कई दफ़े हम देखते हैं कि फिटनेस की दुनिया में जिम ओनर्स को भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो नए जिम ओनर जो है, हम्म, खुलते बड़े धमाकेदार तरीके से हैं, पर उसी हम्म। तरीके से शट डाउन भी हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या सही सजेशन या गाइडेंस मैं कहूँगी आप दे पाएंगे? ओके। और रही बात चैलेंज की, तो जितना बड़ा आपका जिम उतने बड़े चैलेंज रहेंगे। और नए जिम्स खुलते उतने ही है और उतने ही स्पीडीली बंद भी हो बंद भी जाते हैं। होते हैं। इसका मेजर रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि जिम एक बहुत ही आसान बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने कई क्लाइंट्स को कहते हुए सुना है, क्योंकि मैं जिम एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ, तो मुझे जिम जाना ही पड़ता है। अभी दूसरे जिम में तो जाऊँगा नहीं, ऑब्वियसली ऑफ मेरे ही जिम कोर्स, में ऑफ जाऊँगा। कोर्स। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि सर आपको क्या है, वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया आपको तो पैसा ही पैसा है। ऐसा नहीं होता है। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसर्च। और एक बात और मैं बता दूँ, मुझे पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने साइमल्टेनियसली बीकॉम भी किया था। ओके। एमकॉम के लिए भी एडमिशन डाला था, बट नहीं हो पाया। तो मुझे बिजनेस की आइडिया थी, इस वजह से ये थोड़ा सा इजी है। बट लैक ऑफ नॉलेज, इनको पता नहीं है कि बाजू में हमारे कितने कॉम्पिटिशन है, वो कैसे बिजनेस रन कर रहे हैं। लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स, एम्बियंस नहीं होता है। और एम्बियंस अगर कर भी दिया तब भी लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें इन्हें मार देती है। और सबसे मेजर थिंग होता है सेल्स टीम। आपकी सेल्स टीम वन ऑफ दी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी बिजनेस की तरह भी इस जिम में सेलिंग होती है। उनको ये लगता है कि हाँ जिम ओपन कर दिया, क्लाइंट आएंगे, बस एडमिशन होगा, बाद में क्या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपके रेंटल्स पैसे, तो रेंट रहेगा कम से कम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो आराम से जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप 1 लाख रुपए आराम से कंसिडर कर लो। आपको स्टाफ को कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। स्टाफ के रिगार्डिंग में इनका एक कंसेप्ट होता है कि पर्सनल ट्रेनर क्या है, उसको 50% जाएगा, 50% तो जिम को जाएगा। इन्हें बेसिक होती नहीं है, बाकी जिम्स में नहीं होती, मेरे जिम में मैं देता हूँ। बिकॉज मेरी जिम पूरी तरह से प्रोफेशनल जिम है, वन ऑफ द ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिम है पूरे नांदेड़ में। तो मैं देता हूँ क्योंकि मैंने वैसा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया है, मेरे सारे ट्रेनर सर्टिफाइड है, तो मेरा बनता है। और उस तरह से वो ट्रेन भी करते हैं। एट ए टाइम एक या दो ही क्लाइंट को हैंडल किया जाता है। बाकी जिम में मैंने ऑब्जर्व किया कि बस आने दो, 3 क्लाइंट 4 क्लाइंट को एट ए टाइम हैंडल करो। एक का ट्राइसेप चल रहा है, एक का बाइसेप चल रहा है, एक का चेस्ट, कैसे ट्रेन करते हैं आई डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप प्रॉपर सिंक एक में नहीं रखते। हाँ नहीं रखोगे, तब तक आपका जिम नहीं चलेगा। और डर, जब नई जिम खुलती है, हाँ, जिम तो खुलेंगे ही, सही बात है। आप अगर प्रॉपर सर्विस नहीं दोगे तो आपका क्लाइंट टूटेगा ही। बिल्कुल। अब ये जिम खोल तो देते, खोलने के बाद ऐसा होता है कि जब फ्लो नहीं आता है 1-2 महीने में, तो प्राइस ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब जैसे प्राइस ड्रॉप करोगे, वो क्लाइंट और निगोशिएट करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। आपने इमेजिन करिए 10,000 बोला, तो वो स्टार्ट करेगा 7 से। हाँ, वो जिम तो साथ में दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, आप बोलोगे मेरे पास 2 इक्विपमेंट ज़्यादा है, तो बोलेगा वो 2 इक्विपमेंट मैं करता ही नहीं हूँ। हाँ, इस तरह का उनका, फिर आपके सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि इसको क्या बोल के अभी लेना है हाँ, अंदर। बिल्कुल। वो नहीं कर पाओगे और एट द एंड आपकी सेल्स टीम हार गई, ठीक है सर आप आ जाओ 7,000 में, फिर कलेक्शन पूरा नहीं होगा। फिर आप मंथ एंड में आपको ओनर बोलेगा कि नहीं नहीं आप एक काम करो 6,000 में ले लो, मुझे तो चाहिए, मुझे किसी भी हाल में 7 लाख रुपए चाहिए, 6,000 में ले लो। 2 महीना आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, तीसरे महीने से फिर से प्रॉब्लम होगी। 6,000 में आप ईयरली मेंबरशिप दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है? 500 रुपये महीना एसी वाले जिम में। तो यहाँ वो डे बाय डे जिम नीचे आती जाती है, सस्टेन नहीं हो पाती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप कुछ भी कर लो, आपका मेंटेनेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि हर साल नई जिम निकलेगी ही निकलेगी। आपको इस चीज़ को तैयार होना होगा। मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरी जब जिम ओपन हुई थी तो एक बहुत बड़ी जिम ने ट्राई किया था मेरे जो अपार्टमेंट, सॉरी मेरा जो कैंपस है वहीं पे नीचे जिम ओपन करने का, और मैं उसके लिए भी तैयार था। आई एम रेडी, आप आ जाओ, मुझे कंपटीशन से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं उस तरह का सर्विस दे रहा हूँ। आज मेरे जिम को 4 साल हो चुके हैं, आज भी उतनी ही नीट एंड क्लीन मिलेंगी, आज भी हर साल आपको नए इक्विपमेंट्स मिलेंगे, पूरे इक्विपमेंट्स उतने ही नीट एंड क्लीन मिलेंगे। मेरे जिम में सबसे ज़्यादा मिरर्स है, एक भी मिरर्स पे आपको दाग नहीं दिखेगा। इट्स माई चैलेंज। और वन एंड वन ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिम है, सारे ट्रेनर्स वेल सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। बहुत बढ़िया। आई गेस नांदेड़कर अच्छे से सुन लीजिए इस बात को। एंड आई एम सो ग्लैड कि सर आपने ये सच में ये सब चीज़ों को इतने बखूबी मेंटेन किया है। और ये बात तो सच है, मुझे इसके अंदर एक और मन में एक था कि जैसे आपने कहा कि ये इतना तरीके से आपने इतने अच्छे वेल क्लीन और ये सारी चीज़ें रखना,
सर खोलने के पहले मुझे जितना मैं भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नांदेड़कर, सिंस सो मेनी इयर्स आई एम हियर, आई एम वर्किंग इन, तो मैंने कई बड़े ब्रांड्स देखे हैं खुलते हुए नांदेड़ में भी। तो जब आपने ये चीज के साथ आपने इस आइडिया को पुटअप किया, आपने यहाँ पे सोचा, तब आपको चैलेंजिंग नहीं लगा फिर? बहुत, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा। एंड मतलब अभी फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आई डोंट नो, बात करनी चाहिए, हम बाद में डिसाइड करते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे नो हैं, डेफिनेटली, मैं हम चाहता किसी भी का नहीं नाम हूँ। नहीं ले नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, बट डेफिनेटली हम अपनी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली। इट्स कम्प्लीटली कंफर्टेबल कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यस, दैट्स फाइन। बट क्या होता है ना, हमारी सिटी है छोटी, तो बहुत इजीली बात स्प्रेड हो जाती है। एनीवे, मुझे कोई डर है नहीं, सभी को पता है। तो पहले जिस जिम में मैं जाया करता था, वो जिम का मेरा बहुत लगाव हो चुका था। ऑलमोस्ट 2 ढाई साल 4 साल भी बोल सकते हो, मैंने वहाँ वर्कआउट किया था। तो एक एक चीज़ है ना बहुत कनेक्टेड हो चुकी थी। उस जिम ने मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, और उसी जिम ने ये कोशिश करी थी कि हाँ हमारे नीचे आना है। और जब उनको पता चला कि हाँ मेरी जिम आ रही है, और मेरा टाइमिंग अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 का था, क्योंकि वही टाइम मुझे ऑफ मिलता था। राइट। तो उनके मैनेजर ने आके मुझे सीधा बोल दिया कि सर आप कल से जिम नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी जिम आ रही है। देन आई सेड कि सर अभी टाइम है, 2 महीने बाकी है, आप मुझे आने दीजिए, एंड आई प्रॉमिस मैं यही टाइम में आऊँगा जहाँ पे आपका कोई क्राउड नहीं होता, 1-2 क्लाइंट होते हैं जिसको आप इजीली देख सकते हो कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ क्या। मैंने उनको ये सेंटेंस यूज़ किया था कि मैं मेरा नेक डाउन रखूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, चुपचाप वर्कआउट करके निकल जाऊँगा। दे सेड नो, आप नहीं कर सकते। और उस समय जो मेरे अंदर फीलिंग आई थी, मैं लिटरली आंखों से आंसू जा रहे थे मेरे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी बन चुकी थी, एक एक प्लेस मुझे पता था। तो मैंने वो बात इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करी, बिना नाम लिए, जिम का नाम नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह का टॉर्चर किया, आई सेड टॉर्चर, कि जिम नहीं टिकेगी, जिम बंद हो जाएगी, जिम इसे चलाना ही नहीं आता है, बहुत बड़े जिम आ गए, आपको क्या चीज़ हो, ख़त्म हो जाओगे। और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा, जिम स्टार्ट होने के बाद भी इतनी ज़्यादा निगेटिविटी कि क्लाइंट आके पूछने लगे, सर मैंने सुना है कि आपकी जिम बंद हो रही है। मैंने कहा किसने बोला यार आपको, नहीं हो रही है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। कई सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स स्टोर्स वाले थे, उन्होंने भी बोला कि सर हमने सुना है कि आपकी जिम बंद हो रही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद मैंने उस वक्त इंस्टाग्राम पे आके बोला भी था कि ऐसी ऐसी स्टोरीज अफवाह आ रहे, प्लीज़ बिलीव मत करो, जिम कोई बंद नहीं होगी। चैलेंजेस तो नहीं, मैं बहुत। आपके लिए तो कहूंगी सर, आपकी स्टोरी सुन के कि लेट सक्सेस मेक ऑल द नॉइज, Yes. ये लाइन आपके लिए बहुत सही जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अपनी बात बिना डरे रखना, और हमारी बात में जब दम है, हमारी बात जब सच है, और मैं पर्सनली एक मानती हूँ सर कि जब हमारी नीयत साफ होती है ना, एक इंटेंशन, आप एक गुड इंटेंशन से जब करते हो ना, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। Exactly. कभी नहीं हो सकते। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि अच्छी नीयत से काम करो ना, वो ऊपर वाले की रहमत हमेशा बनी रहती है, ये बात तो है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आई गेस आपके साथ में भी वही चीज़ है, एंड वी हैव रियली अप्रिशिएट योर वर्क कि आप इस कदर इतने चैलेंजिंग सिचुएशन से आना, आज आप जिस पोजीशन में है वहाँ स्टैंड करना, और आज आप इस सीट पर है, एंड यू आर मेकिंग ऑल द थिंग वर्थ इट, और आप ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं सर। Thank you. तो ये सब कोर्स जैसे हमने कहा कि भाई नए जिम ओनर्स जो गलतियां करते हैं, तो उसको हम सही तरीके से किस तरीके से हमें सर्व करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपने दिया। साथ ही साथ में सर सप्लीमेंट्स की हम बात कर ही रहे हैं, शुरुआत से हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्स की, तो इसको कई दफ़े ऐसा भी होता है सर जो नीडेड नहीं है, उसको ओवर हाइप भी किया जाता है। लाइकवाइज आप लाइक कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनर्स की बात करें, या ट्रेनर्स नहीं, बट मे बी शॉप से, रिटेल शॉप्स हो, एनी आउटलेट जहाँ सप्लीमेंट्स जा रहे हैं, तो जहाँ नीडेड नहीं होता है वहाँ पे भी इसको ओवर हाइप करके सेल के पर्सपेक्टिव से। अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे हो, तो मैं तो इसको बिल्कुल ओवर हाइप मानता ही नहीं हूँ। नहीं, अदर देन दैट डिपेंड आपका वर्कआउट इंटेंसिटी कैसा है। अगर आपका गोल है कि हाँ मुझे परफेक्ट एकदम मेंटेन करना है, लीन, तो आपको कुछ और सप्लीमेंट्स लगेंगे, लाइक क्रिएटिन, ये आपको लगेगा। 100% सेफ, अनलेस एंड अनटिल, इसको लेके शायद कुछ मिथ्स भी है। एग्जैक्टली वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल आप ऑलरेडी किसी लीवर प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। देखो, वन ऑफ द
सेंसिटिव सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं आपके लीवर और किडनी। बिल्कुल। ये अगर ओके है, अब ये कैसे ओके जानना है, सिंपल है, एलएफटी केएफटी करवा लो। वो रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है देन यू कैन गो फॉर गो दैट। फॉर इट। और क्रिएटिन तो मैंडेटरी है, क्योंकि आपको अगर एक नेक्स्ट लेवल पुश करना है, क्रिएटिन क्या काम करता है आपके बॉडी में, जो एटीपीज है वो बनाता है। मतलब एटीपी मतलब आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी रैप्स कर रहे हो, तो एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी। वो एटीपी जैसे ही खत्म हो जाएंगे आप फटीग हो जाओगे। आपने 8 रैप्स ले लिए, आप 8 के बाद थक गए हो, मीन्स आपके एटीपी खत्म हो गए। क्रिएटिन जब आपकी बॉडी में जाता है तो एटीपी और ज़्यादा डेवलप करता है, आप 8 की जगह 10 रैप्स तक जाओगे। और जब तक आपके रैप्स बढ़ेंगे नहीं तब तक आपके मसल्स वियर एंड टियर होके ग्रो नहीं करेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन तो हमने बात करी है, बाकी जो भी सप्लीमेंट्स आई डोंट थिंक सो उतने मच नीडेड है। लाइक BCAA, EAA, ग्लूटामाइन, इसमें पैसा मत वेस्ट करो, डोंट वेस्ट। मेजर प्रोटीन, उसके बाद क्रिएटिन, एंड अगर आप बहुत ही हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, विटामिन ई, ये चीज़ें कंपलसरी लगती है, इसके बगैर नहीं तो होगा। सर इसमें क्रिएटिन में मेरा एक सवाल है, ये किन किन लोगों के लिए सेफ माना जाता फॉर है? एवरीवन, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। इवन दो अभी स्टडीज चल रहे हैं, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है, तो बच्चों में भी अभी देने का चल रहा है, बट अभी पूरी तरह से नहीं आया। ओके ओके, सब बहुत बढ़िया। सर जैसे अभी फिटनेस ट्रेंड्स तो बहुत चलती है, जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो फिटनेस ट्रेंड्स है सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं भर भर के नॉलेज दे रहे हैं, इनका इन सब चीज़ों का ये जो भी चल रहा है आज, तो ये सब चीज़ों को आगे आने वाले 5 साल में आपको क्या लगता है कि ये और ज़्यादा बढ़ेंगी या ये इनका मार्केट खत्म हो जाएगा? ज़माना जिस स्पीड से आगे जा रहा है, 5 साल के बाद का बताना तो सच में मुश्किल है, बट आई थिंक ये आगे और बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर भी कह नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि साइंस बहुत तेज़ी से आगे जाता है। अगर कभी ऐसा होता है, देखिए अब थोड़ा सा टॉपिक से हम बाहर जाते हैं, लाइकवाइज जीएलपी आपने सुना होगा। जीएलपी यू नो वेरी वेल, जो आई डोंट नो द ब्रांड, बट सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। तो ये पहले था नहीं, अभी बहुत इजी हो चुका है, 2 से 3 महीने में आप 4 महीने में वेट लॉस, ओजेम्पिक ब्रांड हो, वेट लॉस करते हो, सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। सो इट इज़ लाइक थोड़ा सेफ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सेफ है। एंड अगर ऐसा कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल आता है जो कि हो भी सकता है, जो आपने इंजेक्ट कर लिया या ले लिया और आपके मसल्स बनना शुरू हो गए थोड़ा सा वर्कआउट करके भी, देन फिर शायद ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो भी ट्रेंड है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ तब चलती है जब वो लिमिटेड लोगों के पास ही हो। आप शो तभी करोगे ना, सी आई हैव 6 पैक एब्स, सी मेरा बाइसेप 16 इंच का है। अगर जस्ट इमेजिन इनके पास भी बाइसेप है, उनके पास भी बाइसेप है, सबके पास एब्स है, कौन शो ऑफ करेगा? तेरे पास भी है, मेरे पास भी, इट्स वेरी कॉमन। तो वो ट्रेंड अगर साइंस ऐसा कुछ डेवलपमेंट करता है तो हो सकता है चले जाएगा। तो सर ये ओलंपिक की बात अगर हम करें तो वाकई में इस पर तो हमको कभी कोई पॉजिटिव फीडबैक्स कभी मिले नहीं है सुनने को। नहीं, ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव आई गेस है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ ऑल्सो, क्योंकि सेम वही सिनारियो होता है। एलएफटी केएफटी नॉर्मल है देन इट्स ओके। एंड ओजेम्पिक का बेसिक रोल क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। लोगों का ये समझ है कि हाँ ये वेट लॉस करता है, फैट लॉस करता है, ऐसा नहीं है। ओजेम्पिक बेसिकली यूज़ किया जाता है, जीएलपी बोलते हैं इसको, बेसिकली यूज़ किया जाता है इंसुलिन सप्रेस करने के लिए। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब जब इंसुलिन ही नहीं आपके बॉडी में रिलीज होगा तो आपका एपेटाइट ही कम होगा, आपका एपेटाइट कम होगा तो आपका वेट अपने आप ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा। हाँ, इसमें मसल लॉस भी होता है, एग्जैक्टली होता है अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो इसीलिए कहा जाता है वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। वेट देखो, मसल लॉस ऐसे भी 30 के बाद होना ही है, नो चैलेंज, चाहे आप कहीं से भी आए हो 30 के बाद तो आपको होना ही है। तो वेट ट्रेनिंग 30 के बाद होनी चाहिए। अगर आप जीएलपी ले रहे हो तो साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट जाना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे कि सर भूख नहीं लग रही है, लेकिन उतना तो आपको करना पड़ेगा, देन इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं जाएगा। सर अब क्योंकि हम फिटनेस के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं, तो
एक फिटनेस में जो एक फिटनेस एंथुजियास्ट बोल लो या फिर कोच बोल लो या जो कोई भी है जो फिटनेस खुद की भी अच्छी कर रहा है, लोगों को भी अच्छी करके दे रहा है, वॉट एवर इट द एस्पेक्ट में भी, उसके पीछे का जो सैक्रिफाइस है वो लोगों को दिखता नहीं है, बस रिजल्ट दिखता है एंड दे सी द ग्लैमर साइड ऑफ इट। तो इस विषय पे आप कैसे लोगों को क्या बताएंगे फिर कि वो पीछे का वर्क क्यों नहीं दिखता इन लोगों को, और ये चाहते कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कुछ ऐसा। तो ये है तो बड़ी सरल, मगर लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं है, सीधी सी बात। यस। आ, मैं तो सीधा ये कहूँगा 99% हमारे यहाँ मेहनत करना ही नहीं चाहते। ये बात 1% लोग हैं जो समझते हैं। सही बात है। सेम केस मेरे एम्प्लॉय के इसमें भी मुझे दिक्कत जाती है। उनका ये होता है कि हमने अगर उन्हें 10,000 रुपीज पे कर रहे हैं, हम उन्हें पे कर रहे हैं, तो हम उतना ही काम करेंगे। दिस इज नॉट माई जॉब, हाँ। ये मैं क्यों करूँ। इन्हें नहीं समझ में आता है कि आप 10,000 ले रहे हो तो 12 का काम करो, आपको 15 मिलेगी। फिर आप 20 का करो, आपको 25 मिलेगी। सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसी होती है। एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहाँ वो आपको मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ इजीली मिल जाएगा, इसी चक्कर में तो ये फिर एनाबॉलिक के ओर चले जाते हैं कि ठीक है ना, एक महीना करते हैं, एक महीना करने के बाद उनको रिजल्ट दिखता नहीं है। देन फिर कोई आ जाता है एक सो कॉल्ड ट्रेनर जो उनको बोलता है कि एक काम कर, ये ले ले, ये ले ले। फिर 2-3 दिन उसको क्योंकि उसको पैसा चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब इसको तो पता नहीं है कि कहाँ से आएगा, वो ठहरा बालक 19-20 साल का। तो अब ट्रेनर उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं तुझे ला के देता हूँ, देख ऐसा ऐसा हो जाएगा, मैंने इतने जने का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कहीं से वो पैसे जुगाड़ करके इसको ला, इसका काम हो गया, इसका रेवेन्यू निकल गया। बट उसका जो साइड इफेक्ट है वो, हालांकि वो पूछेगा भी इसका कोई साइड इफेक्ट है, मैं ट्रेनर हूँ ना, क्या साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ लोग गलती कर बैठते हैं। और वंस आप इस लूप में चले गए तो चले गए, फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स है बहुत मेजर, लाइफ टाइम। और ये बात बिल्कुल सही कही सर, खास करके ये जो एज ग्रुप होता है, एक सर्टेन एज ग्रुप, सर्टेनली इन बॉयज मेल्स ज्यादातर, कि 19 से 20 साल 25 साल के जो ये चल रहे हैं, उनको एक अलग ही थॉट चढ़ा होता है कि नहीं, है ना, ये टीनेज अगर कहा जाए तो एक सरल भाषा में जवानी का जोश होता है। और सोशल मीडिया इसमें बहुत काम करता है। उनको लगता है कि मैं भी क्यों ना मेरी पिक अपलोड करूं। एक तो लीन फिजिक का एक अलग ही ट्रेंड बुखार चढ़ रखा है लोगों को कि लीन फिजिक चाहिए, लीन फिजिक चाहिए। लेकिन लीन हेल्दी फिजिक की कोई बात नहीं करेगा, बस खुद का वेट जो है पूरी तरह से ड्रॉप कर देंगे, कुपोषण कर देंगे खुद को, एब्स दिखाएंगे थोड़े बहुत आते हैं तो एंड ओके। सर फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेरॉइड्स एक रॉन्ग वे में इम्पैक्ट तो डालती ही हैं, और ये जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि उसके लॉन्ग टर्म क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट दे गो इन बिंदास, दे गोइंग फॉर दैट। आपको ऐसा जो आप बोलेंगे? डेफिनेटली जाते ही है। अब इसमें पूरी तरह से मैं बच्चों को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके पास वो मैच्योरिटी, अब देखा जाए तो 18+ को हम अडल्ट मानते हैं, बट फिर भी एक होता है, आपका अनुभव बात करता है। आप में वो सोचने की शक्ति नहीं होती कि सच में मैं इसके ऊपर सोचूं या पूछूं। सेकेंड थिंग, हमारे पेरेंट्स भी इसमें मायने रखते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। कई बच्चों की इच्छा है कि वो जिम जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं इस एज में जिम नहीं जाना है। नहीं, मैंने देखा है कि जिम में अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। इस पॉइंट को भी मैं बात करना चाहूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जिम में जिन लोगों को अटैक आता है वो तो बहुत इजीली इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी आ जाता है। उससे ज्यादा तो कई लोग रोड पे अटैक आके गिरते हैं, वो नहीं दिखता है क्योंकि जिम को टारगेट किया जाता है। इससे ज्यादा कई लोग ऑफिस वर्क करते करते चले जाते हैं, वो नहीं दिखता है। तो जिम बहुत इजीली टारगेट होता है। इस वजह से पेरेंट्स भी थोड़ा डरते हैं कि सप्लीमेंट नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। अब इस कारण से बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भी ऐसा रखना चाहिए कि भाई तू बात कर, तुझे जो चाहिए, तुझे जो भी लगता है तू मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊंगा सही है गलत। मैं तुझे डांटूंगा नहीं, जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं रखोगे ना, मैं तुझे डांटूंगा नहीं, तब तक वो खुल के नहीं बताएगा। उसको ये बताना जरूरी है तेरे से गलती हो गई तब भी तू मुझे बता दे, मैं देख लूंगा जो भी होगा, तो वो बताएगा। कॉन्फिडेंस लेवल पेरेंटिंग में भी आना जरूरी है, आना जरूरी है। तब मूल से बहुत सी चीजों के प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे। एग्जैक्टली। कई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर नहीं मानते मम्मी पापा, आप उनको बात कर लो, देख लो।
क्या बोल सकते हैं ऐसे केस? ये सही बात है। तो सर ये इतने अच्छे फिजिक्स दिखते हैं हमको, फिटनेस की फिजिक दिखते हैं, तो कई दफे लोग ये कहकर बहाना नहीं नहीं वो तो क्या उनके जेनेटिक्स है, तो वो इस वजह से हो गया, वो कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे जेनेटिक्स वैसे नहीं है। क्या ये ऐसे ये सवाल पे आपको लगता है कि ये वाकई में इस तरीके से काम होता है कि हाँ जेनेटिक्स ज़्यादा मैटर करते हैं, या इसका लाइफस्टाइल हैबिट्स का भी रोल है? बिकॉज कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारे जैसे हम एक बात करें कि डायबिटीज़ की बात करें, तो लोगों को एक लगता था कि नहीं फैमिली हिस्ट्री में रन होती है तो हमको आएगी, लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा चल रहा है कि इट इज बिकम अ कंप्लीट लाइफस्टाइल डिपेंडेंट डिसीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर फिजिक फिटनेस ये चीजों में भी कहीं ये वैरी करता है इस तरीके से? डेफिनेटली वैरी करता है, डेफिनेटली वैरी करता है। अगर आपके पास जीन्स है, वैसे जेनेटिक्स आपको मिले, देन आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हो गए हो, तो आप लकी हो। उसको आपको यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना जिम जाए कुछ हो जाएगा। आपको बात जिम में उतने ही एफर्ट्स डालने होंगे। हाँ, आपके पास एडवांटेज ये है कि सामने वाला अगर एक महीने में जो अचीव कर रहा है, हो सकता है आपको 15 दिन में मिल जाए, 20 दिन में मिल जाए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली एडवांटेज। Right. लेकिन जो डेडिकेशन चाहिए वो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आप बोलोगे नहीं मेरे पास जेनेटिक्स है तो मैं नहीं करूँगा, तो जो बंदा वहाँ पे बहुत एफर्ट पुट कर रहा है वो डेफिनेटली आपको हरा देगा। क्योंकि आज है ना, कंपटीशन बहुत है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि मैंने एक बार अचीव कर लिया तो लाइफ टाइम वो सही वहीं बात पे है। रहूँगा। हार्ड वर्क तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। एक बार आप किंग बन सकते हो, किंग बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो आपकी पहचान आज है, कल खत्म। बिल्कुल, तो ये बात तो है। नो नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। यस। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। तो एक चीज़ है सर, आप क्योंकि खुद भी आपकी फिटनेस और वो सारी चीज़ें इतनी बढ़िया है, तो क्या आपने ऐसा कभी कोई प्रेशर महसूस किया है टू ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल, या ऑलवेज इन प्रॉपर शेप, और कि सोशल मीडिया के लिए हो या आपके जो आपको फॉलो करने वाले हो, आपके सर्कल के हो, फ्रेंड्स हो, एनीवन, कि आपको ऐसा कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं खुद एक लोगों के लिए आइडियल हूँ तो मुझे वो प्रेशर झेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद को मानता हूँ कि हाँ, जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं कई बार कई लोगों को भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना एफर्ट्स उसमें पुट करता हूँ। मेरा डेडिकेशन क्या है मुझे पता है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी जिम से हॉलीडे लिया होगा। इवन दो दशहरा भी होता है तो मैं वर्कआउट करके ही आता हूँ। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, मैं हर जगह ऐसे ही मेरे एफर्ट्स पुट करता हूँ। यू कैन सी माई यूट्यूब चैनल, आपको दिख जाएगा एडिटिंग्स वगैरह क्या लेवल के होते हैं। इवन दो तो आप आपका मेरे आपका डाइट भी सर कुछ शेयर करेंगे आपकी, कि ऐसी कोई चीज़ है कि आपने सालों हो गए आपने उसको वो खाया नहीं, या आपने वो बहुत बहुत सारी चीज़ें, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबको कि सब लोग ये फॉलो करो, बट हाँ मेरा डाइट बहुत ही हाँ यूनिक है। हाँ प्लीज़ मत करना फॉलो। हाँ, नहीं बट मैं जस्ट फॉर कार्ब्स अवॉइड करता हूँ। ओके। लोग बोलते हैं कि नहीं कार्ब्स पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, मैं करता हूँ। अब मेरी बॉडी यूज टू हो चुकी है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कार्ब्स लगते भी है एनर्जी जनरेट करने के लिए, बट मैं वो थोड़ा बहुत फैट से ले लेता हूँ। तो जब तक, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है किसी और का ओपिनियन कुछ और हो, बट कार्ब्स सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं खुद ही मानता हूँ। इवन दो मैं स्वीट पूरी तरह से अवॉइड करता हूँ। अगर मेरा बर्थडे भी हो तो केक काट दूंगा, बट नहीं पर खाऊंगा। खाएंगे दैट्स द नहीं। रीज़न कि 38 का होके भी मैं अभी ऐसा दिखता हूँ। ये तो तो अभी पता चली है हमें। ये मैंने जानबूझ के बताया, लोगों को पता चले कि वर्कआउट का क्या बेनिफिट क्या होता बेनिफिट है। होता है, that's true। चलो बहुत बढ़िया सर। एंड ये सब कोर्स कि अगर इसके बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, लाइक एस्थेटिक्स, स्ट्रेंथ या हेल्थ? इनके बारे में अगर बात करना है तो हम क्या बोलें? अच्छा, तो इसको अगर हम इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एकदम परफेक्ट शेप में ही हो, सिक्स पैक एब्स हो, ज़रूरी नहीं है। आपको उस फिजिक से कोई पे नहीं कर रहा है। लाइक सेलिब्रिटीज़, उनको कैमरा पे प्रेजेंट होना है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो ठीक है उनका वो वर्क है। बट आप हेल्दी होनी चाहिए वेरी फर्स्ट। आपको डाइट फॉलो नहीं होता है, इट्स ओके, मत कीजिए, एटलीस्ट वर्कआउट कीजिए। आप हेल्दी रहोगे, स्ट्रेंथ मिल ही जाएगी।
इसके बाद अगर आप लीन फिजिक चाहते हो, एस्थेटिक फिजिक चाहते हो, वेल एंड गुड, वहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ मिलनी ही मिलनी है। इसको इस तरह के सीक्वल में रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और ये बात हमारी यंगस्टर्स को भी बहुत समझना ज़रूरी है, जो कई दफ़े हेल्थ प्राइम चीज़ जो है, दैट इज़ बीइंग ओवरऑल वेलबींग जो है, वो चीज़ को छोड़ते हुए प्रेजेंटेबल लगने में या ऊपर से सुपरफिशियल जो है कि हमारे बाइसेप्स दिखनी चाहिए, डुल्ले शुल्ले होनी चाहिए, वो चीज़ पर फोकस करते हैं, और जो बेसिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पर हम ध्यान ज़रा कम देते हैं। तो इसमें सर जैसे हमने देखा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ कोर्स ये मेन हो वुमेन हो सभी के लिए मैंडेटरी है, पर क्योंकि हमने हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया, तो सर योगा का क्या टेक है आपके लाइफ में, इसका रोल क्या है, क्या आपने योग की तरफ कभी आपका झुकाव रहा है? सच कहूँ तो नहीं रहा है, क्योंकि इस मामले में उतना मैं नहीं दे पाता हूँ, ऑलरेडी इतना बिजी स्केड्यूल होता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत पड़ी हुई है। बट योगा एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सॉफ्ट ऑर्गन को अगर आपको हेल्दी रखना है तो योगा के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, आज ये पूरी दुनिया ने माना है। तो इसको आप अलग ही रखें तो बेहतर है, बट ये होना चाहिए, करना चाहिए सबने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे फिटनेस के बारे में अगर हम बात करें, तो फिटनेस इंडस्ट्री में अम, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बैन कर देना चाहेंगे अगर आपको पावर मिले, तो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल इसको खारिज कर दो, इसको बैन कर दो इस चीज़ को, तो ऐसा ओके, क्या होगा? फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप डरते नहीं है कि आपने ही कहा है? देखो, सबसे पहले तो मैंने इससे पहले भी शायद आपको बताया कि जिम में भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बिल्कुल नहीं फॉलो किए जाते, बिल्कुल। वो होने चाहिए। अब क्यों नहीं होते, आई रियली डोंट नो। और धड़ल्ले से ये कहूँ तो अगर देखा जाए तो नांदेड़ में सारे जिम बंद हो जाएंगे अगर इनको प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की बारी आ गई। तो सिर्फ एक जिम चलेगी, वो मेरी चलेगी। तो जब तक इन जिम्स को हम बंद नहीं करेंगे, और होनी चाहिए, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं इनको आइदर ये बोलूँगा कि यार ये चीज़ फॉलो करो, आपके पास सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए। आप ट्रेनर को पूछ लो जाके कि सर प्रोटीन कितना लेना है, ही डोंट नो, नहीं पता होता है उन्हें कि देख लो एक स्कूप ले लो, अरे मेजर बताओ, मेरा वेट 70 kg है, मुझे कितना लेना है, मैं इतना वर्कआउट करता हूँ, मैंने कितना लेना चाहिए, मैंने कार्ब्स कितना लेना है, मुझे लीन फिजिक चाहिए तो कितना लेना है, मुझे गेनिंग पे जाना है तो कितना, ये नहीं पता उन लोगों को। तो ये प्रॉपर चीज़ें जब तक आप नहीं रखोगे आपकी जिम सही से नहीं चलेगी। लैक ऑफ नॉलेज। तो इन चीज़ों को तो मैं सबसे पहले बंद कर दूंगा। जिम जो नहीं फॉलो कर सकते तो गलत बंद। कुछ नहीं है सर, फिर आप जो कह रहे हैं ये बात तो सही है। लेकिन मैं दुश्मन तो बन जाऊंगा ना, ये सब जब बाहर निकलेगा तो बाकी सब लोगों का दुश्मन बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है देख लेंगे आपको अब। कुछ आप फिर उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं भाई, चलने दो, आपकी दुकान चलने दो, हम हमारी जिम चलने देते हैं। देखिए मैं इतना ही मानती हूँ कि भाई इंटेंशन साफ है, नीयत साफ है, हर किसी की थाली में भगवान ने अच्छे से अच्छा दिया है, बस उसकी उसकी मर्जी, जिसका जैसे चल रहा है अच्छा चले भला चले, सही बात है। तो सर अब फिटनेस इंडस्ट्री की तो हमने काफ़ी बात की, पर जैसे आपने आपके बारे में हमने जो भी पढ़ा, जानकारी ली आपके बारे में, इतनी सारी चीज़ें, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें पता चली कि आप यूट्यूबर है, ब्लॉगर है। सर फिर फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ और है कि अगर एक सिंपल लाइन में पूछना है कि जिम ओनर वर्सेस कोच, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? लाइकवाइज आप ये पूछो कि जिम ओनर और कोचेस में क्या डिफरेंस हाँ है। हाँ। ओके, तो कोच जो होता है, जो एक परफेक्ट कोच है, तो इनका देखा जाए तो माइंडसेट यही होता है कि, माइंडसेट नहीं बोल सकते, ठीक है वो भी अच्छा ही काम करे, देखो मैं यहाँ पे किसी को कम नहीं देखना चाहता हूँ, वो भी एक अपनी जगह पे परफेक्ट है, बट उनका जो काम करने का तरीका होता है, उनके पास ये है कि हाँ सुबह 6 बजे से लेके शाम तक जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं मैं उनको परफेक्ट हेल्दी रखूँ। उनका जो भी गोल है उसमें मैं प्रॉपरली उनको हेल्प करूँ। वेट लॉस, वेट गेन, मसल, किसी का कुछ कंपटीशन में जाना है, उनको हेल्प करने में वो पूरी तरह से एंगेज हो चुके हैं, तो वो उस जगह पे फिट हो जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम भी जिम ओनर बन जाएंगे कुछ दिनों बाद, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कई लोग ऐसा करते भी है, बाद में बहुत
पछताते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जिम ओपन करना बहुत इजी है बट जिम को रन करना बहुत ज़्यादा टफ है। आपको सेल करता आना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। एज अ फिटनेस ट्रेनर बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हो सकते हो, बहुत ही नॉलेजेबल हो सकते हो, बहुत फेमस हो सकते हो, बट जब आप सेल्स करने वहाँ पे बैठोगे तो आपको निगोशिएशन कैसे हैंडल करना है, प्रॉपरली मेंटेन कैसा करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर जिम ओनर की बात करें तो उसको सब कुछ देखना है। सबसे पहली बात तो उसको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लस वन ऑफ द मेजर थिंग उसके पास जो स्टाफ है, चाहे वो 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, उन सबको संभाल के ले जाना। हर किसी का माइंडसेट अलग है, कौन कहाँ कब कैसा टेम्पर्ड सही उसका, सही बिल्कुल। उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर उनमें से किसी का भी मन दुखता है तो आज का ज़माना वो नहीं रहा कि ठीक है सर एडजस्ट कर लेंगे। पहले का ज़माना था हम कुछ बोल देते थे, एज अ एम्प्लॉय ही हम उनसे बात कर सकते हैं, एज अ स्लेव अगर हम उनसे कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली वो क्विट कर देंगे। वो क्विट करते हैं तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी, आपकी जिम बहुत अच्छी होगी, बट कुछ टाइम के लिए आपका वो 2-3 क्लाइंट ले जाता है, भले वो बाद में रिवर्स आ जाएगा। तो ये चैलेंजेस होते हैं। आई थिंक एक सक्सेसफुल जो कोच होता है वो सक्सेसफुल जिम ओनर बहुत ही कम चांसेस है बनने के, नहीं नहीं बोल सकते, बहुत कम चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। बट सक्सेसफुल जिम ओनर जरूर ट्रेनर बन सकता है, ये तो बात तो पक्की है। ये बात तो आई विल से दैट्स अ स्मार्ट वन, वेरी नाइस। तो सर लोगों को ये भी लगता है, मैं ये कहूँगी हो सकता है कई सारे ऐसे हार्ड वर्किंग कोचेस भी है, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा कि हम सबको एक ही तराजू में रखें, बट ऐसे भी लोग होंगे जो वाकई में बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और फिर भी उनको लोगों को एक अलग तरीके का जजमेंट करने की आदत होती है कि भाई कोच का जो काम है ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या बड़ी एग्जैक्टली। बात है। तो फिर सर इस पर क्या बोलेंगे? यही तो मैंने बताया कि मैं किसी के काम को कम नहीं कंसिडर करना चाहता हूँ, और कोच को तो मैं डॉक्टर के बाद डेफिनेटली रखता हूँ। डॉक्टर के बाद इसलिए क्योंकि डॉक्टर जो इमरजेंसी होती है वो हैंडल करते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल जो भी उनका इलनेस है, बीमारी, उसमें से बाहर निकालते हैं। सही। इमरजेंसी के अलावा देखा जाए तो कोच उनसे भी बेटर काम करते हैं, क्योंकि वो आपको बीमार होने ही नहीं देते। करेक्ट और करेक्ट। उनका काम सिर्फ, लोगों का क्वेश्चन क्या होता है ऑन डेस्क, क्या होता है कि आप ट्रेनिंग का 10,000 क्यों डिमांड करते हो, मेरे यहाँ पे 10,000 ही चार्ज लिया जाता है, तो बिल्कुल 10,000 क्यों दे, आपको सपोर्ट करना नहीं होता है, आपके फॉर्मेट टेक्निक सही है ये चेक करना होता है आपको, आप स्पेशल पॉपुलेशन केस में आते हो, आपके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। लाइकवाइज मुझे टेनिस एल्बो है तो फिर मैं बताऊंगा तो वो मुझे उस तरह से गाइड करेगा राइट। कितना वेट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। रिसेंटली आपने शायद एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी जहाँ पे कोई एक टीनेज बच्चे ने हेवी डेडलिफ्ट कर लिया और उसका स्पाइन पूरी तरह से ब्रेक हो गया, एंड ही इज़ डैम लकी कि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर कहीं ज़्यादा रप्चर नहीं हुआ, अदरवाइज लाइफ पैरालिसिस, लाइफ टाइम लाइफ पैरालिसिस। तो ये चीज़ों को गाइड करने के लिए कोच चाहिए होता है, तो उसकी वैल्यू करना ज़रूरी है। वो आपको पूरी तरह से 1 घंटा दे रहा है, और उनका ऐसा होता है ना कि 1 घंटा क्या खड़े ही तो है बस सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उन मेरे हिसाब से एक कोच के लिए सुबह 6 से लेके 10 बजे तक पूरा टाइम वर्कआउट करने के बराबर ही है। तो उनका डेडिकेशन बहुत ही एक अलग लेवल का है। और वो हमने कई बार ऐसे थोड़े से फनी इंस्टाग्राम रील्स भी देखते हैं कि कोच जब अंदर एक बार दरवाजे से अंदर आ गया तो फेस पे एक अच्छी सी स्माइल, एक पॉजिटिव ऑरा ये लेकर आना पड़ता है, जबकि उसके पीछे उसकी वो भी एक इंसान है, ये ना भूलते हुए वो भी पीछे कुछ चैलेंजेस के थ्रू जाता है। पर वो पार्ट कोई नहीं देखता, सबको ये लगता है हाँ ठीक है कितना हंसता खेलता है मस्त है, एग्जैक्टली ये मैंने पर्सनली फील किया है। मैं तो इनफैक्ट इनको क्या नाम, टेंशन है। हाँ वो नहीं होता। और ये सच बात है, जो भी रील्स बनी ये सच में बनी है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। मैं मेरे मैनेजर का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जो प्रथमेश है। मैंने उसको कई बार ऐसा देखा है कि वो अलग ही स्ट्रेस लेवल में होता है। जब मैं उससे बात कर रहा होता हूँ कि सर ऐसा हुआ, वो बोलता है सर अभी नहीं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप अभी उससे हो चुकी है, बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि हाँ इसका माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग में कहीं कम नहीं पड़ता। सही वो सही। ट्रेनिंग उसी लेवल पे देता है, इवन दो अब पता नहीं, ये छोड़ दो, इसको छोड़ ही देते हैं, हम नहीं बात करते, छोड़ दो। बट ठीक है, बट सी आपने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देखा है भाई, वो पर्सन शायद स्ट्रेस में हो पर स्टिल उसके बावजूद वो अपना 100% देने की कोशिश कर एग्जैक्टली। रहा है, दैट इज अ थिंग टू बी अप्रिशिएटेड। वो चीज तो है बिल्कुल।
तो सर इसके अलावा एक बड़ी मैं बोलूँगी कंट्रोवर्शियल सवाल बोलूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट बोल ही सकते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज बड़ा मानते हैं, लेते हैं, एंड दैट इज पेप्टाइड्स। तो फिर सर एनाबॉलिक और ये पेप्टाइड्स का जो कंपटीशन चल रहा है अभी हाँ, फिलहाल। अभी लोगों को ऐसा है कि हमें पेप्टाइड चाहिए क्योंकि हमें लीन फिजिक बननी है। तो और पेप्टाइड ये भी है, ये भी रेस बहुत चलते हैं कि पेप्टाइड सेफर देन सर एनाबॉलिक। इसमें व्यूअर्स को एक क्लियरेंस आप देंगे कि एग्जैक्टली पेप्टाइड होते क्या है और ये करते क्या है? पेप्टाइड लाइक आपके बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको सिर्फ बूस्ट कर देते हैं। लाइक वाइज जीएच के पेप्टाइड, जीएच के सीयू, ये जो पेप्टाइड है ये आपके स्किन को टोन को बूस्ट करेगा, प्लस आपके हेयर्स को बूस्ट करेगा। टेसामोरेलिन ये जो पेप्टाइड आता है ये आपका मसल गेनिंग के लिए बेनिफिट देगा। लेकिन ये प्लीज़ व्यूवर्स लेना मत, अदरवाइज ये शुरू कर देंगे गूगल करना, सर ने ये नाम बोल दिया गूगल करो। नहीं, ये हम डिस्क्लेमर दे के बोल रहे हैं कि हाँ प्लीज आप जो भी करें, आप जिनके भी पास कर रहे हैं उनके सजेशंस और अंडर सुपरविजन करें। एग्जैक्टली तो ये सिर्फ आपका जो हार्मोन्स है इसको प्रॉपरली पूरी तरह से बूस्ट कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एनाबॉलिक से पेप्टाइड जो है सेफ होते हैं। हाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं हम सेफ होते हैं, एनाबॉलिक डायरेक्टली हिट कर जाता है, बट पेप्टाइड इतना इतना रिस्की नहीं है। अब ये इसलिए भी चलन में ज़्यादा आ गया है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर जीएच के सीयू लेते हैं जो कि स्किन को बहुत ही यूथफुल रखने में हेल्प करता है। बात तो सही है सर, सेलिब्रिटीज को तो हम देखते ही है तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बूढ़े होना छोड़ ही दिया है। छोड़ ही दिया है। तो कमिंग टू, अभी मैंने रिसेंट एक फिल्म आई है हम सब जानते कॉकटेल की, शाहिद कपूर, जस्ट लुक एट हिम, माय गॉड। मतलब मुझे याद है ये बंदा जब मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया उस टाइम ये इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ, आज तक चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। लुक में कोई कम नहीं, ना फिजिक में कम नहीं, एनर्जी में कम नहीं, डांस में कम नहीं। सर कैसे मैनेज करते हैं? क्या ये लोग ये इन्हीं चीजों के अंदर होते हैं? मैं एक का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मैंने कल देखा तो इसीलिए, बट नॉट कमिंग ऑन टू हिम पर्टिकुलरली, बट कई मेजर सेलिब्रिटीज को जो बहुत नामचीन है हम इनको देखते हैं, तो क्या ये यही सब चीजें फॉलो करते हैं? एग्जैक्टली यही चीज़ फॉलो होती है, बट सिर्फ ये चीज़ फॉलो करने से काम नहीं होगा, आपको वर्कआउट करना होगा। ये लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू 90% डाइट का कमाल होता है क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, इनके पास फाइनेंसेस का कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शेफ इनका अलग से होता है, हमें हमारा खुद का खाना बनाना होता है, तो फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत और इन लोगों को ऐसा होता है कि ये हर चीज़ों में एक इजीली प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। लाइक वाइज आपने सुना होगा जॉनी अब्राहम ने कई बार कहा है कि मैं पास्ता खाता हूँ प्रोटीन वाला, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट, अगेन वर्कआउट, और सारी चीज़ें सही हो तो नींद भी सही आ जाती है। मेजर थिंग द रिकवरी पार्ट पीपल फॉरगेट कि लोग भूल जाते हैं कि भाई नींद भी उतनी जरूरी है, जबकि एक्टिव आवर्स जो होते हैं बॉडी के उसके अलावा रेस्टिंग पार्ट भी उतना ही जरूरी है। तो सर ये जैसे आपने कहा तो मुझे उसमें एक सवाल आया कि क्या ये कहना फिर सही होगा या गलत कि हेल्दी खाना जो है ये महंगा होता है? लोगों का एक माइंडसेट होता है नहीं नहीं हेल्दी खाना तो महंगा ही होगा, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सिंपल घर की चीजों में से भी हम हेल्दी खाना ले सकते हैं, बना सकते हैं? डेफिनेटली हो सकता है। अभी ये कंसेप्ट आपके ऊपर है कि आप हेल्दी कौन से खाने को मान रहे हो। जैसे कि आपका गोल क्या है, आपका गोल अगर लीन होना है तो आपको कार्ब से तो दूर ही रहना है। इन दैट केस आई थिंक आपको हेल्दी खाना बहुत इजीली मिल जाएगा, काफ़ी कम दामों में मिल जाएगा, क्योंकि आप कार्ब्स काट रहे हो। मतलब कुछ नाम, कुछ एक दो चीजें, अगर कार्ब्स कट जाएंगे मैम तो कुछ बचा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लाइक अगर एग्स बोले या एग्स अगर लेनी इनटेक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कार्ब्स आप काट रहे हो तो आपको गेहूँ ज्वारी जो भी आप लेते हो ये तो पूरी तरह से हट जाएंगे। फिर आपके पास बचता क्या है? ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कार्ब्स काटने, अगेन आई एम टेलिंग, पूरी तरह से कार्ब्स नहीं काटने, हमें सिंपल कार्ब्स लगते हैं, बनाना वगैरह चाहिए ही चाहिए। तो इजी ऑप्शंस क्या है फिर आपके पास? एग्स है, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, पनीर में बहुत अच्छा आपको फैट भी मिल जाएगा, हेल्दी फैट भी मिल जाएगा, तो इनसे आप इजीली हेल्दी ले सकते हैं।
वो ये सब कोर्स जैसे अभी सेलिब्रिटीज की हमने बात की, तो इनका बड़ा एक टेक होता है कि सिक्स पैक एब्स मतलब होना है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनका इट्स देयर जॉब, उनको ऑन दिखना स्क्रीन है, ऑन डिमांड है वो स्क्रीन उनकी उनकी। डिमांड यस। है। पर ये हमारे कॉमन लोग जो है, ये इस चीज को समझ नहीं पाते, एक अलग ही रेस में लगी हुई रहते हैं। तो फिर सर इनके लिए भी आप दो शब्द कुछ बोले। अब आई थिंक रेस में तो सिर्फ अनमैरिड ही होंगे, उनको ही दिखाना है। और इट्स ट्रू एक्चुअली, मैंने कई ऐसे मेरे क्लाइंट भी देखे जो शादी के बाद आए ही नहीं जिम, तो देखे मैंने ऐसे, तो तो छोड़िए। सर इनको तो मोटिवेट ही करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ से। तो अगेन वही टीन एज के, हाँ चाहिए सोशल मीडिया पे हमें छाना है, करना है, बट इट इज़ आई थिंक गुड, होने चाहिए सिक्स पैक लाइफ में एक बार होने चाहिए कि हाँ हम हमारे बेस्ट वर्जन में कैसे दिखते हैं, एक अलग ही फील होता है। और मैंने वो फील किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जाने के बाद एक क्या अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। कहीं भी आप जाते हो, भले ही आप आपके सिक्स पैक आप कवर करके जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आई हैव, मैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस में होता हूँ कि आई एम द बेस्ट, सबसे अलग मैं हूँ। और आप लीन होते हो, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है, तो आप हर जगह एनर्जेटिक फील करते हो। होना चाहिए, बट इस पे अगेन वही है कि आप कोई शॉर्टकट्स मत यूज़ करो, बहुत इजी है। कैलोरी डिफिशिएट पे जाओ, जितना आपको कैलोरी लगता है वो लो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, वर्कआउट हेवी करो। नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेनर का गाइडेंस लो। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 3 महीने ट्रेनिंग लगा लो, उसके बाद खुद ही कर लो, 3 महीने पूरा नॉलेज ले लो उससे। इसमें अगर सर आप इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए किसी की हेल्प हो जाएगी कि भाई 3 ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेज आप बता सकते हैं कि रोज अगर व्यक्ति ये 3 चीजें करे तो उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, एनीथिंग, ट्रेनर जिम भी कर लिया या जिम नहीं भी कर सकता है अफोर्ड, तो ऐसी कोई चीजें जो वो कर सकता है डेली 3 बेसिक आई डोंट थिंक सो कि आज के ज़माने में कोई है जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता है। 500 रुपये में जिम मिल रही है आजकल, तो डेफिनेटली आपको बहुत ऑप्शंस है, आप जिम ज्वाइन करो, क्योंकि जो जिम में होता है ना वो घर में नहीं होता है। बट ठीक है, फिर भी आपके पास अगर आपको लगता है कि वो कॉस्ट कट करना, मैं कॉस्ट कट ही कहूँगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही होगा। लाइक वाइज आप डम्बल्स ले लोगे, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स ले लोगे, बारबल ले लोगे, वो भी नहीं लोगे, चलो डिप्स कर लोगे, स्क्वाट्स कर लोगे, पुशअप्स कर लोगे, इससे उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, पूरे मसल ग्रुप को हिट नहीं होगा, पूरे मसल हेड्स को हिट नहीं होगा। जितना आप बाहर एक टाइम होटल में पे करते हो उतने में आई थिंक आज जिम आ जाती है। ये बहुत सही कहा सर आपने, ये बात तो है कि मैंने देखा है नॉट ओनली यंगस्टर्स बट एवरीवन टुडे कि वीकेंड्स में हमारी स्पेंडिंग होती है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो नाइट लाइफ कल्चर बोल लो या एक वीकेंड कल्चर बोलना गलत नहीं होगा, कि सबको लगता है कि भाई सैटरडे संडे इज द टाइम टू एंजॉय विद फैमिली। सिनारियो बनता जा रहा है कि फैमिली को टाइम देना मतलब बाहर जाना, जबकि हमको क्वालिटी टाइम स्पेंड ही करना है तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में घर पे भी किया जा सकता है। वो अपना अपना ओपिनियन है ऑफकोर्स, बट लोगों के दिमाग में ये है कि हाँ प्लेजर एंटरटेनमेंट दैट इज संडे सैटरडे, बाहर जाओ मूवी देखो पॉपकॉर्न खाओ, ये सारी चीजें हैं। तो इस पर हम स्पेंड करने में मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपने कल कितना स्पेंड किया? नहीं बेसिकली व्हाटएवर जो भी है, हाँ टिकट्स एंड नहीं ऑल। बिल्कुल सही बात है कि एक मूवी पे हम लोग अगर हम प्लैटिनम सीट की भी ले लें तो 200 से 500 की रेंज की तो एक मूवी टिकट होती है। उसमें हम पॉपकॉर्न से बाज नहीं आते हैं, उसमें अगर एक कॉफी ऐड करनी है तो वो भी हो जाती है। तो बेसिकली 1000-2000 रुपया बेयर मिनिमम वीकेंड प्लान बन जाता है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो ठीक है चलो कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, चल यार तू दे मैं आधा मैं ऐसे, या उसके अलावा फैमिली के साथ जा रहे हो फिर तो खर्चा डबल ही है क्योंकि फैमिली का भी है फिर। तो ये वही चीजें हैं कि हम सब आई टेल दैट कि हम सब इन चीजों पर खर्च करने के लिए विचार रेडी नहीं है। करते हैं। और वही व्हेन इट कम्स टू हेल्थ तो उसको हम एक्सपेंडिचर मानते हैं रादर देन इन्वेस्टमेंट। वो चीज़ें नहीं समझ पाते लोग। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए तो ईयरली आपको 12-15 हज़ार में अच्छी जिम मिल जाती है, प्रीमियम जिम मिल जाती है, हमारे सिटी में तो डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड आई गेस आप टीयर 1 में भी जाओगे ना तो इस प्राइस में अच्छी जिम मिलती है, क्योंकि कंपटीशन आज बहुत बढ़ चुका है। अगर आपको बहुत ही प्रीमियम जिम जाना है तो 20-25,
इट्स मोर देन इनफ। तो आपको 1000-2000 में ही मंथली मिल रहा है। अब पता नहीं लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ये। वो मेरे हिसाब से तो घर में जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो रादर देन आप जिम ज्वाइन कर लो। एक डिसिप्लिन तो आएगा। डिसिप्लिन तो आएगा। और मैंने तो कहा नहीं आपको कि हाँ साल भर के लिए आप ट्रेनर लगा लो। तीन, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, आपको पता ही नहीं है, क्या होता है ना, अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो तो आपके अंदर शाइनेस भी होता है। आप जिम में एंटर कर रहे हो, एक, अगर मैं मेरे जिम की बात करूँ, एक प्रीमियम एम्बियंस है, बहुत सारे लोग हैं, म्यूजिक बज रहा है और सब लोग धड़ल्ले से वर्कआउट कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम गया, पता नहीं क्या करूँ, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे देख रहे होंगे मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये एक अलग विचार हो। इससे बेटर कि आप ट्रेनर लगा लो, क्योंकि आप ऐसे भी 7 दिन एक्सपेरिमेंट करोगे, 8वें दिन अगर आप में शाइनेस है, इंट्रोवर्ट हो, तो आप जाओगे ही नहीं। तो क्यों एक्सपेरिमेंट करना, तो बेटर आप ट्रेनर लगा लो। एंड आई गेस दिस पीस ऑफ एडवाइस विल वर्क अ लॉट, और लोग इसे ध्यान दे तो सही है बिल्कुल। तो सर आपके बारे में हमने ये तो हमें पता ही है अभी कि आप फिटनेस की दुनिया से किस तरीके से जुड़े हैं, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, पर उसके अलावा हमें ये भी पता है कि आपका एक पैशन है एंड दैट इज अ यूट्यूबर, अ ब्लॉगर, तो सर अ बाइकर आई वुड से। तो इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे शुरुआत हुई, फिर ये कैसे शुरू हुआ? ये 2014 आई गेस मेरा क्लिनिक के ओपनिंग हुआ था। एंड ऑब्वियसली स्ट्रगल टाइम होता है जब ओपनिंग होती है, तो उतना जो भी पेशेंट्स होते नहीं होते। तो मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, एंड एट दैट टाइम यूट्यूब उतना नहीं चलता था। तो कैजुअली मैंने यूट्यूब ओपन किया ना, सी द वीडियो ऑफ मुंबई का निखिल, एमएन, सारे यंगस्टर्स जानते होंगे, तो अच्छे लगे वीडियोस। बट उस वक्त मैं मोटिवेट नहीं हुआ, देखता था। मैं मोटिवेट हुआ फ्लाइंग बीच से, गौरव तनेजा। उनके जो व्लॉग्स होते थे आउटस्टैंडिंग, उनकी जो एडिटिंग होती थी आउटस्टैंडिंग, वो जो बीट को मैच करते थे। मैं लाइफ में 2 ही पर्सन को मैं मतलब फैन बनाऊँ पूरी तरह से, उनमें बह चुका हूँ, फैन नहीं बोलता हूँ, बह चुका था। एक ऋतिक रोशन, सेकंड गौरव तनेजा। मैंने गौरव तनेजा को मैसेज भी किए थे कि सर मैंने लाइफ में सिर्फ 2 पर्सन को इतना माना है, उनमें से आप ही को। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं मैंने भी करनी चाहिए। आई वाज लाइक, मैं सच बताऊँ बहुत शाइनेस थी मेरे, अगर पहले ब्लॉग आप देखोगे, बट वो धीरे 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 कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। कॉन्फिडेंस लेवल, यस, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया और समय कहाँ बीता पता ही नहीं चला। 300 प्लस ब्लॉग्स हो चुके हैं आई गेस। उतना मुझे सक्सेस नहीं मिला, टू बी फ्रैंक मैं बात करूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो इसमें बहुत से लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि हम थोड़ा बहुत कर लेंगे तो हमको सक्सेस मिल जाएगी। तो इसका एक सही पैटर्न क्या है, फिर किस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? या फिर मैं ये बोलूँगी कई बार लोग अपने किस नीश पर काम करें उस पर ही कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, दे एंड अप डूइंग मल्टीपल थिंग्स, पर सक्सेस कहीं मिल नहीं पाती। देखो पहले तो आप डिसाइड करो कि आपका नीश क्या होना चाहिए, आपको किस चीज़ में प्रॉपर नॉलेज है, उसी चीज़ में आप आगे बढ़ो। अगर आपको फिटनेस का नॉलेज है, फिटनेस में जाओ। ट्रैवलिंग आई थिंक ट्रैवल ब्लॉग्स करना सबसे ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए आपको अगर स्टार्टिंग करनी है तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टफ है। फिर भी आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मोटो व्लॉगिंग है, आज मोटो व्लॉगिंग भी आई थिंक नांदेड़ में करते हैं 1-2 लोग, मैंने भी किया है, तो वो भी एक अच्छा सा कंसेप्ट है। और शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बहुत नेम एंड फेम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत हो चुका है, कोविड के बाद तो बहुत ऐसा है कि हर घर में आज व्लॉगर्स मिल जाएंगे आपको। हाय गाइस, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग, वेलकम, शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, आज बचा नहीं है उतना, आप इसमें करियर नहीं बना सकते हो। फ्रैंकली मैं बता दूँ, अगर टीनेज हो, नए हो, तो समझ लो एक साइड पैशन बोल के आगे बढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। तो फिर सर जैसे ब्लॉगिंग को अगर हम एक कहे कि ठीक है पैशन तो है, पर लोग उसको कई दफे रॉन्ग मिसयूजेस के लिए भी लेकर जाते हैं, लाइक क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स, पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि हम चलो हम कंट्रोवर्शियल चीजें बना दें तो फिर वो हम ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ज्यादा व्यूज मिलेंगे। फिर इस पर हम क्या बोले सर? देखो कंट्रोवर्सी में 2 बातें हैं, क्योंकि पहले इतने रूल्स एंड रेगुलेशन थे नहीं, आज काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाना भी है, मैं नहीं बोलूँगा कि मत बनाओ, डेफिनेटली हमें बनाना भी पड़ता है व्यू के लिए,
बनाना है तो सोच समझ के बनाओ, क्योंकि कब कौन आपके ऊपर डिफेमेशन कर दे समझ नहीं आएगा। एंड ठीक है, कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आज के ज़माने में मुझे लगता है दो ही चीज़ें चलती है, एक सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली वीडियो चलेगी, इसके सेकंड नंबर पे आएगा आपके पास अगर सच में नॉलेज है और आपको लोगों के इमोशंस को टच करते आना चाहिए। आपके पास नॉलेज होके भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको आपके जो उनके जो इमोशंस है उसको टच करते आना चाहिए। अगर वो आपने कर दिया तो आपकी वीडियो चल गई। बिल्कुल। इसके बीच में जो फंसे रहते हैं ना कि हाँ बस मैं बता दूंगा ऐसा है वैसा, वो नहीं चलते। वो चाहे कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला भला। इट्स बेटर कि आप क्विट करो कहीं और आपकी एनर्जी जो भी है डालना है डाल दो। तो सर फिर एक ये है पूछना है कि भाई ब्लॉगिंग का एक डार्क साइड क्या है, जो आपको लगता है कि ये चीजें फ्रंट में लोग समझ नहीं पाते, दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। डार्क साइड एज इन आपको आपका बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप ही डायरेक्टर हो, आप ही स्टोरी राइटर हो, आप ही कैमरामैन हो, आप ही एडिटर हो, आप ही म्यूज़िक चूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आप ही आपका थंबनेल डिसाइड करेगा कि आपको कितने व्यूज़ आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही बात। तो ये लोगों को ये जो है आई गेस एटलीस्ट जो बहुत नए ब्लॉगर्स हैं या फिर इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, हम डिस्करेज नहीं करेंगे, बट ये बोलना है, ये जो आपने बताया है ये उनके लिए एक एडवाइस बहुत अच्छी रहेगी कि भाई देखो जब आप कर रहे हो एंड यू वांट टू गिव द बेस्ट, यू वांट टू गेट द बेस्ट, तो ये चीज़ को समझना जरूरी है कि फ़ोन एक हाथ में लेके शुरू हो गए एंड दैट इज़ नॉट कॉल्ड ब्लॉगिंग। यस, दैट इज़ नॉट कॉल्ड व्लॉगिंग, बट आप शुरुआत ज़रूर कर सकते हो। इसको तो मैं बोलूँगा, देखो आज जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं ना, आज उनके पास टीम है, वो ये खुद नहीं करते, लेकिन उनकी इन हाउस टीम है। वो समझ चुके हैं कि सर को क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, वो समझ चुके हैं। जैसे जेएस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, वो समझ चुकी है, उनकी पूरी टीम होती है, वो अकेला नहीं जाता है बंदा कहीं भी, पूरी टीम होती है, वो एडिट करके दे देते हैं, ठीक है आप जो भी इसको एडिटिंग करना है कर लो। लेकिन अफोर्ड हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वही होता है भाई तुम खुद ही करो। राइट राइट। तो सर फिर मैं ये बोलूँगी, जैसे हम मीडिया, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आज वैल्यूएबल कंटेंट वर्सेस वायरल कंटेंट, व्हाट वायरल वर्क्स? वायरल कंटेंट को जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक आपकी वैल्यू बनेगी नहीं, सीधी सी बात है। और आज का ही ले लो, अगर फिटनेस से लेके बात करें तो अभी वायरल क्या चल रहा है, क्रिएटिन चाइनीज़ अच्छा है क्या जर्मन का अच्छा है, यही चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, 19-20 का फ़र्क है। चाइनीज़ हर चीज़ बुरी होती है ऐसी बात नहीं है, चाइना के लोग भले ही होंगे बुरे हमारे लिए, बट हर चीज़ बुरी नहीं होती है। आज जो आप आईफोन यूज़ करें वो भी चाइना में ही बनता है, भले ही यूएस का लोगो है बट बनता तो चाइना में ही है। इस चीज़ को समझना होगा। तो बस इन्होंने एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट बन गया, अब वो वायरल है तो आप हाथ धो लो। तो इसके अलावा सर कभी आपके साथ पर्सनली ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई अच्छी कोलैबोरेशन है या कोई ब्रांड डील है जो आई है, लेकिन वो आपके वैल्यूज के अकॉर्डिंग बैठा नहीं है एंड आपको वो चीज़ को छोड़ना, आपने बिल्कुल छोड़ दिया, रिजेक्ट किया, या आपने सोचा नहीं, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस? नहीं यार, सच तो मैंने छोड़े नहीं है। मुझे सबसे बड़ी ब्रांड डील तो होंडा की ओर से आती है, जो मेरी बाइक थी सीवीआर। तो गोवा में हम आईबीडब्ल्यू के लिए जाते हैं, तो यंगस्टर्स जानते होंगे इंडिया बाइक वीक होता है वहाँ पे 2-3 दिन के लिए, तो वो आती थी। 3-4 साल आई है, मैंने कंटिन्यू किया है। ब्रांड डील मैं नहीं छोड़ूंगा। एज अ बिजनेसमैन मेरा काम है रेवेन्यू जनरेट करना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो कोई मतलब बैंड सब्सटेंस ना हो। ऑब्वियसली बैंड सब्सटेंस है तो वो मेरे पास बिकॉज आएंगे ही एक नहीं। प्रिंसिपल होता है हर एक पर्सन का कि भाई ये चीज के साथ आई वांट टू बी कंफर्टेबल, आई वांट टू वर्क एथिकली, तो हाउ वुड यू गो विद एग्जैक्टली दैट एग्जैक्टली। वो चीज? राइट। तो आई गेस इसके अंदर सबसे खास चीज जो है आपके ब्लॉगिंग में कि आपने बाइकर, एज अ बाइकर जो चीज को किया था सर, तो इस पर आई एम श्योर बहुत यंगस्टर्स जो है खास करके बड़े प्रभावित होते हैं इस चीज से कि, है ना, वो सुपर एक, बाइक्स हाँ, किसको सुपर पसंद नहीं बाइक्स है। किसे पसंद नहीं है, तो सर इसके बारे में आप कुछ सुनने वालों के लिए कुछ बताएं। आह, देखो अभी मतलब अभी इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें है। एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, सब में होती है। स्पेशली अगर मेल में देखा जाए, मेरे 2 बेटे, छोटा बेटा 3 साल का है
उसको भी इनलाइन फोर बहुत पसंद है। तो ये हमारे अंदर है ना, इनबिल्ड होती है, जैसे अपनी जेनेटिक्स कुछ हमारे अंदर होता ही है कि हमें यस, बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट होता है ये बहुत अट्रैक्ट करता है। राइट, और हमारे हर चीज़ में ये एक दोस्त की तरह आगे बढ़ते हैं। लाइक जिम मेरे लिए वर्कआउट में जो भी मेरा इमोशंस है पूरी तरह से, मैं अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे इतनी बाइकिंग पसंद है। तो जब भी मूड ख़राब होता है, मूड अच्छा हो, हैप्पी, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, रोना है, तब भी हम बाइक को ले जा रहे। इवन ठीक है, कह देता हूँ कई बार मैं हेलमेट के अंदर रोया हूँ। कुछ पॉइंट्स आते जब नहीं समझ में आता है क्या चल रहा है क्या नहीं। अब लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, मर्द थोड़ी ना रोते, भाई रोते हम भी रोते हैं, हमारे पास भी इमोशंस दैट्स होते हैं। कंप्लीटली फाइन, ऐसा और बस ऐसा फर्क ये होता है कि लोग जज करने लगते हैं तो हम सबके सामने नहीं रोते, दैट्स द पॉइंट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम ऐसे जगह पे हमारे इमोशंस निकाले जहाँ पे हमें कोई जज ना करे। नहीं, पर मैं बीइंग अ फीमेल, आपको शायद आई डोंट नो आप किससे जानते हैं या नहीं जानते, पर फीमेल्स लव इमोशनली अवेलेबल मैन। मैं खुद अपनी बात करूं तो आई लव मैन हु आर इमोशनली अवेलेबल। इमोशनली अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे लिए रहें, पर वो खुद अपने इमोशंस इमोशंस शेयर करने शेयर के करे, लिए वो जो हैं एग्जैक्टली। वो खुले रहें। राइट, राइट। इसमें कोई दो राह नहीं है या इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर वो रो रहा है तो दैट्स फाइन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना, कि मतलब हम हमारा जो नियर पर्सन है, हम जिसे चाहते हैं उसी के सामने रोते, अदरवाइज हम तो नहीं रोएंगे, बाकी किसी के भी सामने रोएंगे आई तो गेस क्या। वैसे तो कोई नहीं रोएगा, ना फीमेल ना मेल ना कोई नहीं, बिकॉज ये सब कोर्स दैट्स नो आई फाइन। डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी, मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। और फीमेल रो सकते हैं आई थिंक, क्योंकि वो रोते हैं तो हर कोई उनको बोल देता है इट्स ओके, मत रो, कोई जज नहीं करेगा। बट अगर कोई मेल रोता है ना तो उसे जज करते हैं कि यार ये कैसे रो रहा है। आपने सुना भी होगा ऐसे कैसे रो रहा है, तो लड़का है, रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए यार, कहीं तो इमोशंस कहाँ तक दबा के यहाँ पे रखेंगे। मैं बोलती हूँ सर, इसमें हम एक दूसरे से डिसएग्री करने की वजह फिर ये बोलेंगे कि इंडिया में पता नहीं फिर ये चीज हमारे थोड़े से ये चीज से जरा हटके जा रहे हैं, पर इस पर बात करनी चाहिए हमने कि भाई तुम क्या लड़की हो कि तुम ये काम नहीं करती। क्यों ये लड़का लड़की वाली चीज हाँ, जो है ये राइट, हमारे सोसाइटी में बनी है। बनी है, लड़का है तो एग्जैक्टली। रोना नहीं चाहिए, लड़की है तो ऐसे नहीं होना ऐसे नहीं चाहिए, होना लड़का चाहिए। है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़की है तो ऐसा ना करे। वाई? अभी जैसे आपने कहा कि लड़की है ना तो तुम रो सकते हो कहीं भी। आई एम अ फीमेल, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, आई एम वर्किंग सिंस 15 to 20 years। मैं एक सेल्फ बिल्कुल, और मैं एक बोलूँगी सर, स्ट्रॉन्ग लड़कियां या स्ट्रॉन्ग वुमेन को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। हमारे सोसाइटी में ये प्रेशर भी मस्कुलरिटी है, पसंद नहीं है, नहीं पसंद एग्जैक्टली, करते। एग्जैक्टली। पीपल डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग बिल्ट वुमेन। स्ट्रॉन्ग बिल्ट का मतलब फिजिकली बिल्ट नहीं, वो अपने एग्जैक्टली। पैर पे अगर खड़ी है, वो अपना पैसा कमा रही है, वो अगर अपना खुद सब चीजें हैंडल कर रही है, शी इज हैंडलिंग हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऐसी औरतों को पसंद नहीं किया जाता है। आई हैव फेस दिस। बट इसके ऊपर लेकिन अगर वो, मैं ये कहूंगी कि अगर ऐसी औरत है कि वो अपने इमोशंस हर जगह पे, आई डोंट क्राई, आई डोंट लाइक क्राइंग, मैं खुद बोलती हूँ मुझे रोना पसंद नहीं है। हाँ, मैं रोऊंगी उसी के सामने जहाँ मैं कंफर्टेबल एग्जैक्टली, हूँ। एग्जैक्टली। तो ऐसे भी औरतें हैं जो इमोशनली हर जगह नहीं खुलेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कम है या वो गलत है। और इवन आई गेस इक्वालिटी उसी के बारे में है। आज एक अलग ही इक्वालिटी पे भी चर्चाएं चलती है, पर मैं ये कहूंगी कि इट्स ओके अगर मर्द रोता है, दैट्स ऑल्सो ओके, औरत रोती है, दैट्स ऑल्सो ओके। बात बस इतनी सी है कि हम जब तक चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करते हुए चलते हैं, ये कंपटीशन या ये डिबेट तो चलती चलता रहेगी, ही एग्जैक्टली, रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये हमारे व्यूवर्स या जो भी लोग हैं इसके बारे में ये चर्चे, दिस इज तो एंडलेस। एंडलेस, एंडलेस, मैं तो बोल रहा हूँ इस पे अलग से पॉडकास्ट हो जाएगा एक पूरा, जो भी इमोशनल चीज़ें होती है, क्योंकि हाँ, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के बिल्कुल। डेट में। एक्चुअली सर मेंटल सच में बहुत अच्छा, ये आपने पिन पॉइंट किया इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ। हम अब तक इतनी चीज़ों के बारे में हमने बात किया कि फिजिकल हेल्थ, एग्जैक्टली, फिटनेस, सिक्स पैक्स, ये वो, क्रिएटिन, प्रोटीन, एवरीथिंग, पर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सुशांत सिंह राजपूत को ले लो, एट द वी एंड लॉस्ट अ जेम। इतना सब कुछ था, क्या हो गया। इवन दो अगर यूट्यूबर की बात करें तो आई थिंक UQ07 राइडर, आपने भी सुना होगा, तो समवेयर वो सपोर्ट एंड ऑल चाहिए होता है। एनीवे, चलो टॉपिक से हम बाहर जा रहे हैं। नहीं, ये जो बात
करे वही टॉपिक है सर, मैं तो बोलती हूँ, बिकॉज देखो विषय चाहे कोई भी हो, सुनने वालों को जब तक ये चीज पर हम क्या पता एक बात किसके दिल को लग जाए, एक बात कब किसकी लाइफ को पलट जाए, वी नेवर नो। तो ये सब कोर्स पर चलो इस टॉपिक को हम रखते हैं, अच्छे से रखेंगे इसके ऊपर एक मेंटल पीस, मेंटल पीस, यस यस, वन ऑफ द एग्जैक्टली वेरी एग्जैक्टली नीडेड टॉपिक्स टू टॉक एग्जैक्टली। अबाउट, वेरी वेरी। So sir, I guess we have done about vlogging and bikers and everything, and आपकी जर्नी तो बहुत फैंटास्टिक रही है अब तक की, पर मुझे यही लगता है कि एक एपिसोड में हम आपके साथ में संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। We need lot more from you, and RG Talks आपको दोबारा वेलकम बैक जरूर करेगा। We'll come back with some more amazing thing and some more profile works of you। तो आज के लिए डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा अमेज्ड है, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। पर साथ ही साथ में हमारी तरफ से आप हमारे आरजी टॉक्स के लिए बोल दीजिए कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और आपके जैसे लोगों के बेस्ट विशेस हमारे साथ हमेशा बने रहे। डेफिनेटली मैम, आई थिंक आपको बहुत आगे जाना है। आई थिंक मैंने जस्ट पूरी तरह से चैनल तो देखा नहीं है, बट जिस टॉपिक को लेके अभी पॉडकास्ट यहाँ पे बन रहे, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है जो अभी नांदेड़ में बनने लगा है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम नांदेड़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है ना कि यहाँ कुछ यूनिक हो रहा है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, अलग अलग टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। तो एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है आपका, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, शेयर फ्री में हो जाता है, जिन जिन को करना है आपके नियर एंड डियर, फ्री में हो जाता है, फ्री में हो जाता है भाई, उसके भी पैसे नहीं लगते। जब तक है तब तक तो कर लो, पता नहीं यूट्यूब बाद में क्या ही कर लेगा। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। Thank you so much, sir, and it was a pleasure Most to have welcome. you, and we will see a lot more in future with you, and कुछ amazing work भी करेंगे definitely. Thank you so much for being with us today, and it was a great experience. Thank you so much.